सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आवाज़ है? नमस्कार, सभी को नमस्कार। अभी हमने जो भी सुना, अब हम इसी सभी को मेडिटेशन में विज़ुअलाइज़ करेंगे और बैठेंगे। नमस्कार, नमस्कार, सभी को नमस्कार। 15 मिनट के लिए हम ध्यान में बैठेंगे। तो जैसे हम बैठते हैं, ऐसे हाथों को क्लैप कर लें और अगर जिसके भी पास पिरामिड है, तो वो पिरामिड ज़रूर पहने। इसकी ऊर्जा का भी फ़ायदा हम लें ज़रूर से। तो सभी चश्मा उतार दें और हाथों को हाथों से जोड़ लें, पैरों को क्रॉस कर लें, आँख बंद कर लें और 15 मिनट के लिए हम ध्यान में बैठेंगे। थोड़ा म्यूज़िक चलेगा और साथ में हम ध्यान में बैठेंगे। चश्मा उतार दें सभी। और आज धीरेन्द्र सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो 15 मिनट के ध्यान के बाद हम सब मिलकर धीरेन्द्र सर को बुलाएँगे। यस, यस। तो सभी आँखें बंद करके हम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को इनवाइट करेंगे। सभी एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट करेंगे। और आती जाती श्वास को मन से जोड़कर सारे ख्यालों को बाहर निकाल दें। एक 15 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाएं। ना मैं तन हूँ, ना मैं मन हूँ, आती जाती श्वास को ध्यान में रखेंगे। कोई भी ख्याल आ रहा है, आने दें। फिर श्वासों से जुड़ जाएं। आती जाती श्वास को देखें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। भीतर गोता लगाएं और भीतर और भीतर। अपने भीतर जाने से ही हम तरेंगे। भीतर जाने से ही बाहर की दुनिया बदलेगी। अपने भीतर खो जाए। भीतर जाने से ही बाहर की दुनिया बदलेगी। सब कुछ बदलना है हमें। हमारे चारों तरफ का ऑरा मंडल बिल्कुल प्योर हो जाए। ध्यान से मेरे अंदर ऊर्जा का समावेश हो रहा है। मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। 72,000 नाड़ियां
ध्यान से, ध्यान की ऊर्जा से ओत प्रोत क्रिस्टल क्लियर सारी नाड़ियां भीतर भीतर और भीतर। धीरे धीरे अपने शरीर में लौट आए। इस ध्यान में मग्न रहने के लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को खोलकर आंखों पर लगा लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को हटाते हुए आंखें खोल लें। जोरदार अपने ध्यान के लिए तालियां बजाएंगे हम सब मिलकर। और आज हम इनवाइट करेंगे धीरेन्द्र सर को, जो 4 साल से पीएसएम से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र सर ने बीड़ा उठाया है हम सबको स्वस्थ रखने का। तो आज धीरेन्द्र सर हमें स्वास्थ्य को लेके सब बात बताएंगे और जरूर उनके पद चिन्हों पर हमको चलना है। धीरेन्द्र सर, आपका स्वागत है गुजरात टीम में। रोज आप हमारा करते हैं, आज हम आपका कर रहे हैं सर। वेलकम। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सर, वेलकम। थैंक थैंक यू यू फॉर सो मच। कमिंग। आज आपने बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छा सा कुछ गाना, ये आपकी एक वो बन गई है, मतलब पहचान कि मीना आंटी सर आएंगे ये तो कहीं ना कहीं पे गाना तो होना ही है। सर ये आपका बड़प्पन है जो आप हमें इतना इनकरेज करते हैं और यही सब बातें हमें और आगे बढ़ा रही हैं। तो प्लीज आप हमें इनकरेज करते रहिए। सब आपका स्वागत कर रहे हैं गुजरात टीम में सभी की तरफ से। वेलकम सर, वेलकम। Thank you so much. And a यस warm welcome to all the participants today, all my friends, all the masters, all the gods, all the co-creators. आपका दोस्त आपके सामने, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन, आप सभी को मेरा आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। हम रोज मिलते हैं, बहुत सारी बातों की जानकारी हासिल करते हैं। आज मैं चाहता हूं कुछ आपको प्रैक्टिकल बता दूं। प्रैक्टिकल मतलब जहां पे आप खुद के डॉक्टर बन सकें। मेरे साथ में आखिर तक जुड़े रहना। पूरे नहीं तो आधे डॉक्टर तो आज मैं आपको बना करके ही भेजूंगा। बात बड़ी सरल है, बहुत सहज है। हम हर एक चीज की निवारण के लिए यहाँ वहां भटकते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, लंबी कतारों में बैठते हैं, 1 घंटा 2 घंटा वहां हम बैठ करके अपना समय भी बिताते हैं, 1000-2000 रुपए भी देते हैं। फिर भी हम देखते हैं, हम पाते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हर बार नहीं होता है।
कभी होता है, कई बार दवाइयाँ भी काम करनी बंद कर देती हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी खिड़कियाँ खोल दो, एक बार खिड़कियाँ खोल के मेरे साथ जुड़ जाओ। खिड़कियाँ खोल दो ताकि मैं रूबरू हो सकूँ, आप लोगों को देख सकूँ, आप मुझे देख सकते हो, मुझे भी एक मौका दो, मैं आपसे मिलूँगा, आपको देखूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी उँगलियाँ अपने चैट के लिए, चैटिंग के लिए रेडी रखें, क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव सेशन होगा। मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे और सिलसिला ऐसे आगे कारवां चलता जाएगा। तो जितना हो सके अपने आप को आप ओपन कर लें, ताकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाकर के उससे कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। उससे जितना आप खुला करेंगे, जितना उससे बात कर सकेंगे, जितना अपने सामने में आ सकेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर मैं आप लोगों को बता पाऊँगा। निवारण करना है बीमारी का, तो उससे पहले बीमारी का कारण क्या है, वो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए मैं एक आपको कहानी सुनाने लगा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना कहानी क्योंकि उसके बाद में मैं आपसे कुछ सवाल भी डालूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उस सवाल के जवाब चैट बॉक्स में तुरंत डालना जैसे ही मैं आपको सवाल दूँ। तो देखिए 4 दोस्त हैं, चारों दोस्त मिलकर के गए खाना खाने के लिए। खाने में कुछ गड़बड़ थी, खैर बहरहाल मालूम नहीं था, बड़ा चटपटा खाना था। अक्सर हम लोग भी बाहर जाते हैं, वो लोग भी घूमते-घुमाते बाहर गए और उन्होंने चारों ने खाना खा लिया। खाना खाने के कुछ देर बाद जैसे ही वो घर पहुँचे, एक को वॉमिटिंग्स होनी शुरू हो गई। जो पहला था, उसको वॉमिटिंग्स होनी शुरू हो गई। दूसरा जो उनका दोस्त था, उसको कमज़ोरी लगने लगी शरीर में। उसको लगने लगा जैसे उसके शरीर में जान नहीं रही है। तीसरे दोस्त को फ़ीवर आने लगा, उसको फ़ीवर चढ़ने लगा और चौथा जो था, उसको लूज़ मोशंस लग गए। देखिए, एक को वॉमिटिंग, एक को कमज़ोरी, एक को फ़ीवर और एक को लूज़ मोशंस। चारों को अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग चीज़। अब आपका सवाल, आप तैयार हैं? क्या कारण है चारों की बीमारी का? डालना शुरू कीजिए, चैट पे लिखते जाइए सब लोग। मैं अपना चैट बॉक्स खोल लेता हूँ। ओके, राजेंद्र जी बोल रहे हैं फूड पॉइजनिंग, गुड सर। ओवर ईटिंग, ओके, ओवर ईटिंग तो नहीं किया था, लेकिन चलिए। फूड पॉइजनिंग, ओके, गुड। नेगेटिव टॉक ड्यूरिंग ईटिंग, नहीं, कोई बातचीत से कुछ लेना नहीं है। फूड पॉइजनिंग, फूड खाना, खाना कुछ गड़बड़ था। मानसिकता, शैलेश भाई, ओके। इम्यूनिटी सिस्टम वीक, नहीं, ये इम्यूनिटी को लेकर के नहीं था। फूड वाज नॉट गुड, वेरी नाइस सब्बरवाल सर, आपने बहुत बढ़िया। फूड वाज नॉट गुड एंड हेल्दी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी खाने में। ओवर ईटिंग का बात नहीं था, खाना तो खाया है, ज्यादा नहीं खाया है चारों ने, पर फिर भी पेट में गड़बड़। देखिए खुराक गलत थी, उसकी वजह से पेट में गड़बड़ हुई है। किसी को वॉमिटिंग, किसी को लूज मोशन, किसी को जेवुडाइट, ओके, मे बी नॉट कुक्ड नाइसली, खाने में कुछ प्रॉब्लम है। अनहाइजीनिक फूड, खाना ठीक नहीं है, बराबर नहीं है। हैवी डाइट, ओके। खाना बनाने वाले के वाइब्रेशंस, ओ बाप रे। एक्चुअली हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें बहुत सही है। दे माइट है सर मैं बोलूं? सात्विक फूड, फूड वॉज नॉट मेड, सात्विक होता तो रितेश जी बीमार नहीं पड़ते। फूड वॉज नॉट मेड विद गुड फील, अच्छा चलो ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने जितने भी जवाब दिए, हाँ मीना आंटी आप तो जरूर बताइएगा, आप भी साथ में जुड़े हैं, आप भी बताइएगा। यस सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ हमारी बॉडी में जो पार्ट वीक है वहाँ वो जाके अटैक करता है, तो ओके, मे बी ऐसा भी हो सकता है। देखिए बड़ा सिंपल सा है, आपने जो बात बोली वो सही है। प्रॉब्लम तो आप सभी लोग वहां बहुत नजदीक पहुंच गए, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है।
तो जवाब में तो खाली इतना सा ही है कि जो खाना था, जो खुराक ली थी, उसमें कहीं प्रॉब्लम था। कहीं पे कुछ ना कुछ उसमें पॉइज़न था, जो बॉडी में जाने के बाद में जिसकी जो वीक पॉइंट थी, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगा। जिसका आमाशय इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि उसको नीचे उतार सके, या यूँ समझ लें कि उसका इम्यूनिटी बहुत अच्छा था, वो खाने को बाहर फेंकने लगा। वॉमिट होना कोई खराब बात नहीं है, वॉमिट होना तो अच्छी बात है। आपकी सिस्टम की इम्यूनिटी इतनी है कि वो जो चीज़ जहाँ से डाली थी उसको वापस वहाँ से फेंकने के सक्षम है। पॉइज़न है तो उसको अंदर नहीं जाने दे रहा है। चलिए भूल से चटपटा था, अंदर चले भी गया, तो कमज़ोरी आने लगी, उसमें जो वायरस बैक्टीरिया पनपने लगे तो फ़ीवर आने लगा। फ़ीवर आना कोई खराब चीज़ नहीं है। फ़ीवर आना मतलब आपके शरीर के अंदर में कहीं पे बैक्टीरिया या तो वायरसेस फैल रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए दैट इज़ जस्ट अ सिम्प्टोमेटिक वे ऑफ योर बॉडी, ताकि हीट को बढ़ा करके वायरस और बैक्टीरिया को संतुलन में ला सकें, उनको फैलने से रोक सकें। चलिए, और एक को लूज़ मोशन होने लगे तो जो ज़हर उसके आमाशय से बाहर नहीं आया, जब नीचे पहुँच गया मलाशय में, तो वो अपनी सफाई के लिए मलाशय बहुत सारा शरीर का पानी लेकर के पॉइज़न को बाहर निकालने लगा, अपनी तरफ से काम करने लगा। बहरहाल देखिए, बड़ा सिस्टम बहुत ही क्लियर है, बहुत साफ है। हम जो भी खाते हैं, हमारा हाथ, हमारा मुँह, हम मुँह में डाल दिया, डालने के बाद में 38 फुट का पूरा एक्सप्रेस वे है। आप खाने के बाद में बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, खड़े रहते हैं, दौड़ते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन अंदर आपके सारे के सारे रेशे लगे हुए हैं जो सामान को आगे सरकाते जाते हैं। सामान आपके आमाशय में पहुँच गया, आमाशय में घोल बनता है, घोल से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से हमारी मांसपेशियाँ, हमारी हड्डियाँ, उसके सूक्ष्म भाग से हमारा मन विकसित होता है, और उसी से जो खराब भाग है उससे मल बनता है, मूत्र बनता है और बाहर निकलता है। हमारे सिस्टम में 4 4 पार्ट्स जो हमारे डिटॉक्स के हैं, जहाँ से चैनल्स जिनको कहा जाता है, जहाँ से हमारे गंदगी को बाहर निकाला जाता है। पहला, स्टूल, हम जो पेट साफ करते हैं टॉयलेट जाकर। दूसरा, यूरिन। तीसरा, जो हम लोग ये श्वास-प्रश्वास का जो सिस्टम है, और चौथा जो सिस्टम है हमारा पसीने का, पर्स्पिरेशन। तो ये 4 डिटॉक्स के चैनल्स हैं। परमात्मा ने अपने रहने के लिए जब व्यवस्था की, अपने लिए घर बनाया, ये शरीर बनाया, तो इसमें डालने का एक और निकालने के 4 रास्ते बना दिए। हम अपने घर बनाते हैं रहने के लिए, तो उसमें टॉयलेट की नाली, किचन की नाली सब मिलाकर के बाहर निकलती है एक नाली। लेकिन यहाँ पे 4-4 द्वार हैं। हम डालने में इतना डालते हैं, इतना डालते हैं कि कहीं न कहीं, कोई न कोई जगह पे चोक हो जाता है, कहीं न कहीं जाकर के प्रॉब्लम जर्मिनेट हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर में वो पनपने लगता है। यहाँ तो जो अभी उदाहरण मैंने आपको दिया था, ये तो तुरंत एक्शन दिख गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अंदर पड़ा-पड़ा सामान सड़ने लगता है, बीमारियाँ लंबी होने लगती हैं। तो प्रायः जो कारण यहाँ पाया गया वो है कूड़ा। शरीर के भीतर कूड़ा गया, कूड़ा बाहर निकला, शरीर ने उसको बाहर निकाला। देखिए, जो वॉमिट में बाहर निकला, वो खराब या अच्छा, जवाब दे सकते हैं आप। जो वॉमिट में बाहर निकला, जवाब देने के लिए अपना चैट शुरू कर दीजिए। वॉमिट में जो निकला वो खराब या अच्छा? जो लूज़ मोशंस में निकला वो खराब या अच्छा? खराब है, हर मायने में खराब है। फिर हम क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास में? रोकने के लिए। निकल रहा है तो निकलने दो ना, अच्छा ही है ना। पॉइज़न बाहर निकल रहा है, खराब बाहर निकल रहा है, तो फिर हम जाते हैं डॉक्टर को, बोलते हैं, "डॉक्टर साहब, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग रोक दो।" "डॉक्टर साहब, मुझे लूज़ मोशंस हो रहे हैं, मेरे लूज़ मोशंस रोक दो।" अरे खराब निकल रहा है, शरीर अपनी तरफ से शोधन काम कर रहा है, सफाई के काम में लगा है, उसे सफाई करने दीजिए। क्यों आप उसके काम के बीच में अड़ंगी डालना चाहते हैं? एक कुदरत हमारे भीतर है, एक डॉक्टर हमारे भीतर है,
वो सब जानता है, वो सब जानता है कैसे इस शरीर को दुरुस्त करना है। ऑटो हीलिंग सिस्टम हमारे भीतर ही है। कूड़ा अगर शरीर में है तो उसे बाहर निकालना अच्छा या उसे रोकना अच्छा? आप अपने जवाब टाइप करते रहें, आपकी उँगलियां अपने चैट पे जरूर लगा के रखें। मैं देखता रहूंगा, मुझे पता चलता रहता है आप जैसे जैसे टाइप करते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। नहीं तो मुझे लगता है शायद आप खाना खाने बैठ गए और आपने सुनना बंद कर दिया। तो देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि निकलना अच्छा है, बाहर निकल जाए तो बहुत अच्छा है, इट शुड बी टेकन आउट। घर अपने अंदर कूड़ा रखना अच्छा नहीं है। सर एक हैंड रेस है अगर लेना है तो। नहीं, हैंड रेस बाद में लेंगे। अभी तो खैर मैं बाद में चाहता हूँ कि लेंगे। खाली चैटिंग ओके। पे चलता रहे। हम लोग यस कोई सर। भी शेयरिंग जो है वो बाद में ही करेंगे जब लेक्चर पूरा हो जाएगा, ताकि ओके सर। ओके। इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। सभी लोग तो जवाब दीजिए, अपनी खिड़कियां खुली रखिए, सर ने बोला है। हाँ, जितना खुला रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। थोड़ा मैं भी देख पाऊंगा कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हरिंदर सर जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपके जो सवाल हैं हम लोग जरूर लेंगे, आपके आपसे पहला सवाल जरूर लेंगे बाद में। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि पहले पूरी बात समझ में आ जाए। आज हमें पूरी तरह से समझ लेना है इस बात को कि ये कारण क्या है हमारे शरीर में बीमारी का। देखिए, जो निकल रहा है ऊपर से वो भी खराब, जो नीचे से निकल रहा है वो भी खराब, जो रुक गया उसको नौजिया घबराहट हो रही है वो भी खराब। खराब है ना अंदर, इसी की वजह से उसको घबराहट हो रही है, उसी की वजह से फीवर भी हो रहा है। उस मतलब कारण एक ही है, अलग अलग सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे ये जो बीमारियां हो रही हैं इनका निवारण बहुत ही सिंपल है। अगर किसी को वॉमिट हो जाए, वॉमिटिंग सेंसेशन, हम जाते हैं डॉक्टर के पास में कि वॉमिटिंग रुकवा दे। इसके पीछे एक कारण है। हम कूड़े को रोकने के लिए नहीं जाते हैं, हम जाते हैं ताकि हमारे शरीर से जो पानी निकल रहा है कहीं वो हमें डिहाइड्रेट ना कर दे, कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए। हम जाते हैं क्योंकि लूज मोशंस में जो शरीर का पानी ले ले करके जहर को बाहर निकालने का काम शरीर कर रहा है, कहीं हमें डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो ओआरएस का गोल सबसे पहले डॉक्टर बोलेगा आपका ओआरएस बनाइए, लेना शुरू कीजिए, थोड़ा नमक डालिए, चीनी डालिए, पानी डालिए, पी जाइए। मैं आपको एक तरीका बताने लगा हूं, अगर आपके साथ में कहीं पे ऐसा कुछ बन जाए, अगर आपका जी मचलाए, आपको कमजोरी लगे, आपको घबराहट हो, आपको वॉमिटिंग आए, ठीक है, ये इंडिकेशंस हैं कि आपके बॉडी में एसिड का प्रमाण, टॉक्सिन का प्रमाण, जहर का प्रमाण बढ़ रहा है। तो क्या करना है? बहुत साधारण सा तरीका आपको बताने लगा हूं। इट्स अ वेरी सिंपल वे टू डू। आपको 4 से 5 गिलास पानी गर्म कर लेना है। उसमें अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम ना हो, 1 चम्मच उसमें नमक डाल देना है और वो पानी आप कुकड़ू बन करके, कुकड़ू जानते हैं ना सभी लोग? अब ये खिड़कियां नहीं खुली हैं तो मैं कुकड़ू बन करके आपको बैठ जाना है और वो पानी घटाघट पी जाना है। गरम-गरम पानी पीने लायक गरम कीजिए, गुनगुना पानी गरम कीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डाल लीजिए अगर आपको बीपी की शिकायत ना हो तो। नहीं तो वैसे ही गर्म पानी पी जाइए। 4 गिलास, 5 गिलास जितना भी पी सकें, झटपट-झटपट पी जाइए। पीने के बाद में खड़े हो जाइए सीधे, खड़े होके 90 डिग्रीज़ एंगल पे झुक जाइए। कमर से 90 डिग्री एंगल पे झुक जाइए और आपकी जो ये 2 उँगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इससे अपनी ज़बान की रूट को प्रेस करें। तो क्या होगा? 4 से 5 गिलास यानी बाहर आ 1 से जाएगा। सवा लीटर पानी आपके आमाशय में चला गया। आपका जो आमाशय का बैग है, जो स्टमक बोलते हैं, स्टमक जो पेट है, वो ऐसे पूरा फूल गया। 1 से सवा लीटर पानी उसमें है। थोड़ा गर्म है, गर्म पानी एसिडिक हो जाता है, उसमें नमक भी डाला है तो सुपर एसिडिक है, तो अंदर क्या करेगा? एसिड अंदर साफ कर देगा। आपके आमाशय में पड़ा हुआ हर एक चीज को अच्छी तरह से साफ कर देगा। आपने झुक के उस पानी को बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? अंदर पड़ा हुआ जहर सारा बाहर। आपके शरीर का पानी नहीं लिया, आपने बाहर से पानी चढ़ा दिया और आपने पानी को बाहर निकाल दिया। पानी बड़ा सिंपल वे में आपके सिस्टम को साफ कर गया। सो वेरी सिंपल टू डू।
ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस। आप जानकारी भी रखते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तो भागते हैं कहाँ? डॉक्टर के पास। दवा ले लो, दवा। डॉक्टर। दवा नाम जानते हैं ना आप? ये सब जगह पे इसका नाम दवा ही है। दवा मतलब दबा, दबाना, सप्रेस करना। कूड़े को जो बाहर निकलना था, पॉइजन को जो बाहर निकलना था, उसको सहयोग दें। अरे यार, आप इतना अच्छा सहयोग मेरे साथ में दे रहे हो, अपने साथ भी वैसा ही सहयोग दो ना। अभी आप सब लोगों ने बोला कि नहीं बोला, खराब है, बाहर निकलना अच्छा, तो फिर निकलने दो। निकालने का एक साधन बता दिया। वमन इज अ वेरी सिंपल वे। वाटर का इस्तेमाल किया, पी लिया और उसको बाहर निकाल दिया। जहर बाहर निकल गया बॉडी में से, फिर सब खत्म, खेल खत्म। यू आर योर बेस्ट डॉक्टर, यू नो हाउ टू डू इट। आज मैंने आपको सशक्त कर दिया एक साधारण सा तरीका बता करके, ताकि अगली बार कभी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन आपके साथ में आए। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लेडी मेरे पास में आई, मेरे पड़ोस में ही रहती हैं, नाम नहीं जाहिर कर रहा हूं, लेकिन मेरे पड़ोस में रहती हैं। 15 साल से उनको एसिडिटी की शिकायत थी। 15 साल उन्होंने बिता दिए, डॉक्टरों को बदल बदल के, दवाइयों को बदल बदल के, सब तरह के प्रयोग कर डाले, सब तरह के प्रयोग कर डाले, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। शायद उनकी कुछ अच्छा नसीब रहा होगा, मुझ पे आ गए, आकर के मुझे बताने लगे अपनी गाथा। बेटा, मेरे प्रॉब्लम चल रही है, 15 साल से ऐसा ऐसा हो रहा है, अब आप बताइए। मैंने उनको कहा, एक काम करना, अगले कुछ दिनों के लिए सुबह उठ के खाली पेट, जब आपके पेट में आपने कुछ डाला नहीं है, आप 4 गिलास 5 गिलास गुनगुना पानी थोड़ा नमक मिला करके पी लीजिएगा। और वमन ऐसे 90 डिग्री पे झुक के 2 उंगलियों से रूट की टंग को प्रेस कीजिए। आपके अंदर से जो निकलेगा वो आपके बैग को, आपके आमाशय को साफ कर देगा। जो काम कोई दवाई नहीं कर पाई, वो एक सिंपल सा तरीका मैंने उनको बताया। और उनको मैंने कहा, आप एक 3 दिन बाद फिर से आ जाना, पड़ोस में ही रहते हो, नहीं तो वैसे मैं 1 हफ्ते से पहले किसी को बोलता नहीं हूँ कि बताना मुझे। तो 3 दिन बाद वो जब लेडी आई तो वो आकर के ऐसे बोलने लगी, आप तो भगवान हैं। अरे! आप भी भगवान हैं। तो बड़ा सिंपल सी बात थी, उनको बात समझ आ गई, उन्होंने किया, उनको फ़ायदा हो गया। उनकी 15 साल की एसिडिटी खत्म हो गई। तो अगर आपको एसिडिटी की शिकायत हो, आज आपको रास्ता मिल गया। अच्छा, अब अगर बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो जहाँ से खाया वहीं से बाहर निकाल सके, भूल में, चूक से नीचे उतर गया, अब क्या होगा? पॉइज़न तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी। घोल तो बना, नीचे भी उतरा, लेकिन उससे रस या रक्त नहीं बनेगा, वो तो बाहर जाना ही है। लूज़ मोशंस होने लगे, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार। अब डिहाइड्रेशन ना हो जाए, क्या करेंगे? एक एनीमा का पॉट आता है, एनीमा का डब्बा। जैसे हम केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं, वैसे ही एक सर्जिकल की शॉप होती है, जहाँ से आप आराम से जाइए सर्जिकल वाले के पास में और उसको बोलिए, हमें एक एनीमा का पॉट चाहिए, एनीमा का पॉट ले लीजिए। उसको अपने टॉयलेट की सीट से करीब 4 फुट ऊपर लगा दीजिए। ये जो पॉट है, उसमें आप करीब 400-500 ml पानी भर दीजिए। उसमें पाइप लगी रहती है, उस पाइप से पानी नीचे उतरने लगेगा। ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे उतरने लगेगा, और जब पानी नीचे उतरने लगे तो उसके आगे नलका लगा रहता है। जस्ट अ मोमेंट। सर एनिमा पॉट लेकर आ रहे हैं आप सबको दिखाने, प्रैक्टिकल सब देखिए। तो मैं आप लोगों को बताने के लिए चला गया, ताकि मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली दिखा भी सकूं कि इस तरह का ये पॉट आता है। पॉट के आगे इस तरह से पाइप लगी रहती है, इसको आप ऊपर लगा दीजिए, आपके जो टॉयलेट की सीट है उसके 4 फुट ऊपर लगा दीजिए। पानी जब इसमें आप भरेंगे तो वो पानी इस पाइप के जरिए नीचे उतरने लगेगा। प्लेन वाटर, सादा पानी।
सादा पानी है ना, जिससे आपने खाना खाते हैं, आप बढ़िया माल डालते हैं, उसके बाद में मुँह में पानी डाल कर के बाहर निकालते हैं, तो मुँह साफ हो जाता है। यू फील सो फ्रेश, यू फील सो गुड। मैं आपको एक तरीका बताने लगा हूँ कैसे आपको अब फ्रेश करना है, अपने सीवरेज की लाइन को साफ करना है। आप जहाँ पे साफ करते रहे हैं, वो आपका मुँह है और नीचे अमाशय है, अमाशय में जहाँ पे सामान जाता है वो आपका किचन है। किचन के नीचे जब सामान उतरता है, जो एब्ज़ॉर्ब होना था आपकी बॉडी ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया और जो बाहर फेंकना था वो सीवरेज लाइन में आपकी आंतों के द्वारा बाहर निकलता है, आपकी कोलोन के द्वारा। पहले छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा और बड़ी आंत में से फिर एब्ज़ॉर्प्शन चोषण होने के बाद में वो बड़ी आंत से बाहर निकल जाएगा मल के रूप में, गूदा मार्ग से बाहर आ जाएगा। ऐसा ही होता है, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। ये हम लोग क्या करने लगे हैं, उस गूदा मार्ग की सफाई, ताकि हमारे शरीर का पानी ना ले। इसमें आपने पानी डाल दिया, इसके आगे नलका लगा हुआ है, नलके को आपने ऑन कर दिया, पानी जो है वो आगे से बाहर निकलने लगेगा। इसमें कुछ छेक बने हैं, उसमें से बाहर आने लगेगा। इसको कुछ कोकोनट का ऑयल लगा करके जो एनस का भाग है, वहां इसको आप अंदर जाने दें। नलका ऑन कर दें, थोड़ा पानी अंदर जाएगा, 250, 300, 400 ml प्लेन वाटर, पानी, खाली सादा पानी। जब 400, 300, 500 ml पानी अंदर गया, तो आपको प्रेशर फील होने लगेगा। उस टाइम पे नलके को बंद कर दें और पाइप को बाहर निकाल के वॉश कर लें सोप से, ताकि आप अगली बार उसको इस्तेमाल कर सकें। 2 मिनट, 5 मिनट जितना आपसे संभव हो, पानी को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए अपने शरीर में, ताकि वो सफाई कर सके। और फिर क्या करना है, फिर तो आपको टॉयलेट सीट पे बैठ जाना है, बाकी का काम तो वो पानी करेगा। जैसे हम लोग फ्लश करते हैं ना, वैसे अंदर से फ्लश हो जाएगा, सब का सब गंद बाहर। ऑल द टॉक्सिन्स, ऑल द फीसेस विल बी थ्रोन आउट। आपके शरीर का पानी लिए बिना आपके शरीर से पॉइजन बाहर। वेरी सिंपल, लूज मोशंस बंद। पॉइजन निकल गया तो फिर शरीर का पानी लेने की अब जरूरत नहीं है। वेरी वेरी सिंपल टू डू, वेरी सिंपल। हमने लेकिन कभी सोचा नहीं, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो ऋषि मुनि थे, वो लोग इसी को बस्ती क्रिया कहते रहे हैं, बस्ती क्रिया करते भी रहे हैं। ये इसका एक मॉडर्न तरीका एनडब्ल्यू वॉकर के द्वारा बनाया गया सिंपल सिस्टम, जो हम घर में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको 2 तरीके बताए। पहले तो कि अगर किसी को एसिडिटी हो जाए, किसी को वॉमिटिंग लग रही हो, किसी को चक्कर आ रहे हो, जी मचला रहा हो और घबराहट लग रही हो, तो वो वमन कर लें। और किसी को अगर लूज मोशंस हो गई हैं तो वो एनीमा कर दें। सिंपल वाटर। अब अभी आपने सुन तो लिया, लेकिन कल जब कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, उस टाइम पे फिर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये एनीमा इस्तेमाल करना चाहिए? क्या ये नॉर्मल है? तो बिल्कुल नॉर्मल है, गंदगी को बाहर निकालना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। और आप तो सहायता कर रहे हैं कि आपके शरीर में से गंदगी तेजी से बाहर निकल जाए। तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। रोकना नहीं चाहिए, वो नॉर्मल नहीं है। गंदगी आपके भीतर पड़ी है, आपको बार-बार, बार-बार टॉयलेट में जाना पड़ रहा है, ये बात ठीक नहीं है। तो आप जितना बन सके उसको सफाई करने पे सहयोग दें। ये मैंने आपको 2 बड़े सिंपल से तरीके आज बताए, ताकि आपको मालूम पड़े कि क्या करना है। अगर कूड़ा आपके सिस्टम में है, तो उसको बाहर निकालना चाहिए। आइए आपको एक और रोज की कहानी बताता हूँ, जो आममर्रा में हमारे घरों में डेली होता है। हमारे घर में खाना बनता है, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारी लेडीज़ जो हमें बहुत प्यार करती हैं, तो वो आकर के बोलती हैं, "अजी सुनते हो, 1 कटोरी दाल बच गई है, थोड़ा खा लो और खत्म कर दो, निपटा दो।" निपटा दो, मेरा तो पेट भर गया है। नहीं, नहीं खा लो, थोड़ा और खा लो। इतने प्यार से वो बोलते हैं और फिर बाद में ये भी बोलते हैं, निपटा दो नहीं तो फिर कहाँ कुत्ते को ढूँढने जाएँगे। तो मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा अक्सर हो जाता है कि हम लोग निपटाने-निपटाने में वो चीज़ जो ज़रूरत नहीं थी,
वो भी अपने अंदर डाल लेते हैं। अब आपका सवाल आने लगा है, इससे पहले कि मैं आपको चलिए पहले पूरी कहानी सुन ही लीजिए, उसके बाद में ही सवाल पूछता हूँ। वो जो कटोरी एक्स्ट्रा आपको खिलाई गई, अच्छा मान के देखिए वो खाई नहीं आपने, आपने मना कर दिया। खाली एक कहानी है, थोड़ा आपको जानकारी अच्छे से दिमाग में आ सके इसके लिए बता रहा हूँ। वो कटोरी को किचन में रख दिया गया, ऊपर एक उसके प्लेट लगा दी, ढक्कन लगा दिया। उसको ढक्कन लगा दिया कटोरी के ऊपर में, दाल के ऊपर में, और फ्रिज में रखना भूल गए। अगले दिन सुबह ही सुबह कहीं बाहर वेकेशन पे निकल गए 4 दिन के लिए। 4 दिन बाद जब वापस आए, कभी होता है ना, वापस हम लोग घूमने चले जाते हैं घर से बाहर, तो वो कटोरी वहां किचन में पड़ी है, उस पे वो ढक्कन लगा है, और हम 4 दिन के बाद में अपने घर पे वापस आते हैं, आकर के अपना दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोला और आते ही कुछ स्मेल आने लगी, बास आने लगी। ढूंढते ढूंढते किचन में पहुंच गए, देखा था, अरे ये तो दाल की कटोरी बाहर रह गई पड़ी हुई। उसमें जो बास आ रही है, जो स्मेल आ रही है, उसको हम लोग गैस कहते हैं, गैस। गैस बनने लगी। उसका ढक्कन उठा के उसको जब चख के देखेंगे तो वो खट्टी लगेगी। वो जो खटास है उसको एसिड कहते हैं, एसिड बनने लगा। 4 दिन तक वो बाहर पड़ी रही, तो उसमें आप देखेंगे ऐसे कुछ नाचते नाचते छोटे छोटे पतले पतले आपको कीड़े नजर आएंगे, जिसको हम लोग खत्म करने के लिए फिर क्या करते हैं, अगर ये दाल ज्यादा हमने अपने भीतर डाली, अंदर कोई फ्रिज नहीं लगा हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूं कि बाहर पड़ी थी, आप क्या करते हो, इसको आप अंदर डाल देते हो, बाहर नहीं रखते हो, अंदर डाल देते हो, तो वो एक्सेस करता है। एक्सेस होता है तो फिर क्या करते हैं, गैस की प्रॉब्लम होती है और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे, आज अगर आपको बात समझ में आने लगी, आप ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि मार्केट में बिकने वाली 80% दवाइयां, 80% दवाइयां गैस्ट्रिक और एसिडिटी की ही दवाइयां हैं। गड़बड़ कहां पे है, एक्सेस। जो नहीं चाहिए था वो भी डाल दिया, जो नहीं चाहिए था वो भी हम डाल लेते हैं, प्रॉब्लम वहां है। जैसे वो बाहर पड़ा हुआ गैस कर रहा है, वो अंदर बनती है गैस। एक्सेस हो रहा है तो सड़ेगा, सड़ेगा तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो सिर दुखेगा, पेट दुखेगा, पैर दुखेगा, कुछ ना कुछ दुखना शुरू हो जाएगा। सिर की चोटी से पैर की चींटी तक कहीं दर्द है तो समझ जाना गैस है। और क्या है उसका रीजन, आपने एक्सेस कर दिया, कूड़ा ज्यादा डाल दिया। दूसरा, एसिडिटी, खट्टे डकार, जी मचलाना, चक्कर आना, बॉडी में कमजोरी का लगना, ये सब इंडिकेशन है कि एसिड बॉडी में ज्यादा है। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया कि हम लोग जो बाहर रखते हैं उसको आपने भीतर डाल दिया, और भीतर जाने के बाद में उसने यही इंडिकेशन दिखाए। लेकिन साथ साथ में पता चला पेट दुखने लगा, और पता किया मालूम चला कि अंदर पेट में कीड़े पड़ गए हैं। फिर क्या करते हैं, फिर जाते हैं डॉक्टर के पास में, वो एंटीबायोटिक देता है, फिर एंटीबायोटिक खाते हैं और एंटीबायोटिक से उसको कीड़े को मारने की कोशिश करते हैं। अब आपका सवाल, मेरे साथ में जो भी लोग बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अपने चैट बॉक्स पे अपना हाथ रख लें और जवाब देने शुरू करें। आप घर के अंदर जब आपके एक कटोरी दाल पड़ी हुई 4 दिन के बाद में आप घर गए, तो आप क्या करेंगे, क्या उसमें एंटीबायोटिक मिलाएंगे या कुछ और करेंगे? क्या करेंगे आप उस कटोरे के साथ में जिसमें कीड़े पड़ गए हैं, जिसमें एसिड बन रहा है, खट्टी हो गई है, और जिसके अंदर में गैस बन रही है? जुगल जी कह रहे हैं कूड़े में डाल देंगे, गार्बेज में फेंक दीजिए, थ्रो आउट, विल थ्रो इन सिंक, फेंक दीजिए, थ्रो अवे। या वेरी गुड, फैंटास्टिक। ये तो कुछ बात हुई। अब मुझे ज्यादा कुछ बताने की आपको, मैं आज मान गया, वो बाहर डॉक्टर नहीं जानता है जो आप जानते हैं। फुल पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स टू ईच वन ऑफ यू।
सिंक में डाल देंगे। बहुत बढ़िया भूमिका जी। घर की गृहिणी भी जानती है कि क्या करना है। बड़ा सिंपल है, वो कटोरे को उठाएंगे, उस कटोरे को कूड़े में डाल देंगे, कटोरे के अंदर के सामान को, और उस कटोरे को साफ कर देंगे। उसको अच्छी तरह से साफ कर देंगे ताकि अगली बार इस्तेमाल कर सकें। ऐसे ही 2 कटोरे आपके शरीर में लगे हैं। समझना, थोड़ी बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। प्रैक्टिकल ज्ञान है, एकदम प्रैक्टिकल। आपका एक ऊपर का कटोरा जिसको अमाशय बोलते हैं, आपका एक नीचे का कटोरा जिसको आप मलाशय बोलते हैं। ये दोनों कटोरों को साफ कर दें। अमाशय की सफाई वमन से, मैंने आपको बताया, आप थोड़ा गुनगुना पानी कीजिए, नमक डालिए, 4 गिलास पी जाइए कुकड़ू बैठ करके, घटाघट पी जाइए और फिर उसको बाहर निकाल दीजिए। तो ऊपर का आपका जो कटोरा था वो साफ। नीचे का कटोरा जो था उसको आप एनीमा के द्वारा, वो मैंने आपको पॉट भी दिखाया था, ऐसा पॉट है, इसको ले आइए घर में। ये संजीवनी का इसका नाम है। इसको इंग्लिश में एनीमा पॉट कहते हैं। मार्केट में सब जगह मिल जाता है। पानी का यंत्र है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग टू अप्लाई। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो नीचे का भी कटोरा आपका साफ। अब क्या, अब बीमारी खत्म। ना रहेगा कूड़ा, ना रहेगा कीड़ा। खत्म हो गई कहानी सर। ऑल डन, ऑल कंप्लीटली फिनिश्ड। और आप लोगों ने ये जवाब दिया, आप सभी के लिए जोरदार तालियां। आप जानते हैं क्या करना है। आपको बताने वाला कोई नहीं मिला। आज मैंने आपको साफ और स्पष्ट तरीके से बताया कि जो आपकी जानकारी है वो बिल्कुल ठीक है। कहीं कूड़ा है तो उसको साफ कर दीजिए। लेकिन ये कूड़ा क्या है? अब आपका अगला सवाल। अब यार, पढ़ाई करनी है तो यहां तो पढ़ाने का सिस्टम ही अलग है। मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है समझाने का, सिखाने का। मैं सवालों से सिखाता हूं लोगों को। कूड़ा क्या है ये बताइए। जब तक पता ही नहीं होगा कूड़ा क्या है तो साफ किसको करोगे? कूड़ा क्या है? जंक फूड, ओके, एक्स्ट्रा जो हम खाते हैं, ओके, और कोई जंक, फास्ट फूड, ओवर ईटन स्टफ, ओके, एक्सेस, एक्सेस, ओके, ये मुझे अच्छा लगा, ओके। ओवर ईटिंग, यस, वो भी एक तरह से एक्सेस है। क्रेविंग्स, ओके, एक्सेस फूड ईटन, अनडाइजेस्टेड फूड, गैस, अनहाइजेनिक। आप बहुत नजदीक हैं और कई लोगों ने सही भी कहा। कूड़ा क्या है तो समझने की कोशिश कीजिए। आपका घर है, आपके घर की इमारत है। इसको बनाने के लिए आपने ईंट लगाई, इसको बनाने के लिए आपने पानी लगाया, उसमें रेती लगाई, उसमें सीमेंट लगाया, लोहे के गर्डर लगाए, लकड़ी भी लगाई। तो आपका एकदम बढ़िया 5 धातुओं से बहुत बढ़िया घर आपका बन गया। ऐसा ही आप अपने शरीर में भी 5 चीजें लगाते हैं। आकाश तत्व लगाते हैं, वायु लगाते हैं, अग्नि लगाते हैं, जल लगाते हैं और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर तैयार हो गया, बन गया शरीर। आज बनने के बाद में इसमें अगर आप ज्यादा डालेंगे, जैसे आपका घर बन गया, आज आपके लिविंग रूम में आप 2 ईंटें, थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी रेता डाल दें अपने लिविंग रूम के सेंटर में। माल तो बहुत बढ़िया है, सामान सब अच्छा है, इसी से तो आपका घर बना है। लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है। आज ये एक्सेस में है। आवश्यकता से ज्यादा हर एक चीज कूड़ा है। आवश्यकता नहीं है, जरूरत थी तो बहुत बढ़िया था, लेकिन आज जरूरत नहीं है। आपके शरीर में 25 साल तक आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आपकी बॉडी को बनाने का सामान है खाना। फूड से अपना सिस्टम डेवलप होता है। पूरा बॉडी को विकसित करने के लिए आपको खाना चाहिए। लेकिन 25 साल के बाद में पूरा शरीर बन गया। 25 साल के बाद में सबकी ग्रोथ होती है। उसके बाद में ना तो जेंट्स में ना तो लेडीज में फिर ग्रोथ नहीं होती है। पूरा बॉडी विकसित हो गया। क्या उतनी ही जरूरत है 25 साल के बाद में?
इमारत बनने के बाद में उतना सामान फिर नहीं लगता है, फिर तो सफाई का सामान लगता है। झाड़ू लगेगी, पोछा लगेगा, फिनाइल लगेगा, सफाई होगी ना। एक समय सफाई का और एक समय पोषण का। अगर आप दोनों टाइम पे डालते रहेंगे, फिर ग्रोथ ऐसे तो होने रही, फिर हाँ, ये। और फिर आप बोलते हो कि पता नहीं कहाँ से ये चर्बी आ गई, इतना मोटा कैसे हो गया? तो देखिए, आप जानकारी रखिए। कूड़े की परिभाषा मैंने पूछी थी, तो कूड़ा क्या है? तो कूड़ा हर एक चीज जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता से ज़्यादा है, तो वो कूड़ा है। इमारत की ईंट हो, वो भी कूड़ा है, और काजू बादाम हो, तो वो भी कूड़ा है। कूड़ा है जब उसकी ज़रूरत आपके शरीर को नहीं है। एक्सेस में हर एक चीज़, बढ़िया से बढ़िया माल भी कूड़ा है। बात समझ में आई आप लोगों को? मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताना, पेश करना चाहता था कि कहीं पे कूड़ा अगर आपके सिस्टम में, आप देखेंगे जितनी भी बीमारियां हैं, फिर चाहे वो कुछ बीमारियों में बाहर निकल रहा है, आप देखेंगे कोल्ड कफ हो गया, तो कुछ नाक से श्लेष्मा निकल रही है, म्यूकस निकल रहा है, तो क्या निकल रहा है? कूड़ा निकल रहा है। आंख में से किसी के निकल रहा है, किसी के कान में से कुछ निकल रहा है, तो क्या निकल रहा है? कूड़ा निकल रहा है। एक्सेस हुआ सामान बाहर आ रहा है। किसी के फोड़े फिंसी कहीं से बाहर निकल रहे हैं, क्या निकल रहा है? कूड़ा निकल रहा है। किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो कूड़ा निकल रहा है, किसी को लूज मोशन हो रही है तो कूड़ा निकल रहा है। तो जो निकल रहा है वो सब खराब है, सब खराब माल बाहर निकल रहा है। एक्सेस हो गया, सड़ गया, बाहर निकल रहा है। और किसी को रुक गया है अंदर। हमारे जो 4 चैनल्स थे डिटॉक्स के, स्टूल का, यूरिन का, पर्सपिरेशन का, पसीने का, और चौथा हमारा श्वास प्रश्वास का, कहीं ब्लॉकेज हो गई उसमें किसी जगह पे, तो फिर आपको भीतर ही भीतर बीमारी होने लगेगी। फीवर आने लगेगा, दूसरी सब। और अब देखिए, जो भीतर की बीमारियां मैं आपको बताऊं, जिस जहां निकल रहा है वो भी कूड़ा, और जहां रुक गया है, रुक गया मतलब जैसे आपने खा खा करके पेट बड़ा कर लिया, फैट जमा कर लिए पेट पे, चर्बी जमा कर ली, तो रुकी हुई चर्बी भी खराब। जहां पे आपको हाई बीपी है, वो हाई बीपी नहीं है, वो हाई फूड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हाई फूड प्रेशर है। कूड़ा है जिसको डाल डाल के जमा कर दिया है। कोलेस्ट्रॉल के नाम से वो अंदर आपकी नाड़ियों में कहां कहां चिपक गया है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी खराब। आपकी किडनी के अंदर में कहीं पे पथरी हो गई है, स्टोन हो गया है, तो जो रुका है वो भी खराब, जो पथरी बनी है वो भी खराब। आपके घुटनों में दर्द आ रहा है, आपके बैक पेन हो रही है, तो जो यूरिक एसिड जमा है वो भी खराब। कोई ऐसी बीमारी बताएं जिसमें कुछ बढ़िया होता हो। निकलने वाली बीमारियों में जो निकल रहा है वो भी खराब, रुकने वाली बीमारियों में जो रुक गया वो भी खराब। कोई ऐसी बीमारी आप जानते हो जिसमें कुछ बढ़िया निकलता हो या कुछ बढ़िया रुकता हो? यस, बच्चों के सिर पे, फोरहेड पे जो पिंपल्स होते हैं वो भी इसी रीजन से होते हैं, क्योंकि जो सही चैनल था स्टूल का, वहां से पूरा निकल नहीं पाता है। डाल डाल के इतना डाल देते हैं कि निकलने में पूरा हो नहीं पाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। और वो रास्ता यहाँ से निकाल रहा है, किसी को यहाँ से निकाल रहा है, किसी को यहाँ से निकाल रहा है, किसी को यूरिक एसिड अपने घुटनों में जम गया है, किसी को बैक में जम गया है। अब क्या करेंगे? सफाई करनी पड़ेगी, और तो क्या। कैसे करेंगे सफाई? खाने पीने। आज आपको खाने पीने की एक सिंपल सी थ्योरी बता देता हूं। जो सिट्रस चीजें हैं, खास करके जैसे नींबू है, जैसे संतरा है, मौसमी है, ये सब सिट्रस है ना। ग्रेप्स हैं, ये सब सिट्रस है। पाइनएप्पल है, ये सब सिट्रस है। इनका आप या तो खा लीजिए या तो इनका जूस बना के पी लीजिए।
खास करके जिनको घुटनों का दर्द हो, बैक पेन आता हो, यूरिक एसिड जम गया हो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, तो उनके लिए तो अक्सीर का काम करेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाइयाँ लिख-लिख के देता है, बोलता है देखो सर अब तो कुछ नहीं बनेगा। आपने दवाइयाँ बहुत कर ली, आपके घुटने का दर्द नहीं जा रहा है, अब तो नी रिप्लेसमेंट, आ जाओ आप। अब आपके घुटने बदलने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ आपको एक काम करो, घुटने बदलने से पहले आज तक आपने डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा आगे का तो पढ़ा, पीछे उसके परहेज लिखा होता है, अब उसको पढ़ना शुरू करें। उसमें परहेज में लिखा होता है सिट्रस मत लें, खटाई मत लें, दर्द बढ़ेगी। खटाई के लिए मैं कह रहा हूँ कि खटाई में खास करके जैसा नेचर ने दिया है, कुदरती, मैं वो आचार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिट्रस की। जो सिट्रस चीजें जो कुदरत ने दी हैं, वो ले आएं। आज तक परहेज में था, आपने बहुत डॉक्टर को फॉलो कर लिया, 5 साल, 10 साल, 15 साल से कर रहे हैं, घुटने का दर्द नहीं गया, बैकएक नहीं गया, यूरिक एसिड का जमा हुआ है, सिट्रस उसका जवाब है। आप संतरे का, मौसमी का जूस बनाएं या तो नींबू पानी बनाएं, सिट्रस लेना शुरू करें। 1 या 2 गिलास रोज लेना शुरू करें। पहले 3 दिन आपको थोड़ा-सा दर्द होगा, सफाई होगी, बात बड़ी सीधी-सी है। सफाई का एजेंट है सिट्रस। सिट्रस जो है आपके शरीर में अल्कलाइन को बढ़ाता है। जैसे ही आमाशय में पहुँचता है, वो एसिडिक नहीं रहता है, हाइली एल्कलाइन हो जाता है और सफाई बहुत बढ़िया करता है। उसमें विटामिन सी होता है कि नहीं होता है, उस बात को अभी आप एक साइड किनारे कर दीजिए, दरकिनारे कर दीजिए। एक बात जानकारी रख लीजिए, ये खटाई है, ये कुदरत ने दी है, ये सफाई बढ़िया करेगी। मेरी बात से ज़्यादा हमारा टीवी वाला बोलता है, नींबू सी सफाई। थोड़ा तो यार सीख लो उससे भी। वो बार-बार बोल-बोल के थक गया। पता नहीं कितना नींबू डालता होगा वो डिटर्जेंट में या वॉशिंग पाउडर में, लेकिन इतनी बात तो है कि नींबू सफाई बहुत बढ़िया करता है। आपके शरीर में ये नींबू पहुँच गया तो सफाई करेगा। थोड़ा उसमें हनी भी लगा दीजिए। अगर नींबू पानी ही पी रहे हैं, तो हनी जिस चीज़ में डालते हैं उसके गुणों को बढ़ा देता है। तो वो आपकी सफाई में सहयोग बहुत बढ़िया देगा। जितना हो सके रॉ हनी ले लें, रॉ हनी और भी बढ़िया काम करेगा। हम लोगों ने ढूँढा है रॉ हनी और कुछ लोग मुझसे ले भी जाते हैं। ख़ैर एनीवेज़ वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपसे बता रहा था कि आप अपने घुटनों का दर्द और आपके बैक पेन का इलाज आपको मैंने आज बता दिया। आज तक पर्चा आगे से पकड़ा था, अब उल्टा पर्चा पकड़ लें और परहेज़ को करने लगें और आगे की दवाइयाँ बंद कर दें। आप देखेंगे 1 हफ़्ते 10 दिन में आपको बहुत आराम मिल जाएगा, चमत्कारिक लाभ होने लगेंगे। साथ में वमन और एनीमा चालू रखें, ताकि अंदर पड़ा हुआ गंद भी बाहर निकलता रहे। तो ये एक बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मैंने आपको आज इलाज बताया। अब हम बात करेंगे, बातें तो बहुत सारी हैं आपको बताने की, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझसे भी कुछ जानकारी हासिल कर लें मेरे खुद के बारे में। डॉक्टर धीरेन एक दिन डॉक्टर नहीं था। आज से करीब 14 साल पहले मैं आप ही की तरह, बिल्कुल आपकी तरह, बहुत लाचार था। माइग्रेन, सिर ऐसा फटता था, मालूम नहीं चलता क्या करूँ। कंधों का दर्द, बैक पेन, पेट दुखा करता था, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी थी और पैर काँपा करते थे। बहुत प्रॉब्लम था, बहुत। सिर की चोटी से पैर की चींटी तक प्रॉब्लम्स में घिरा था। 4 साल लगातार मैंने बहुत इलाज किया, एलोपैथी का, फिर मैंने किया होम्योपैथी का, फिर मैंने किया आयुर्वेद का। जब बात नहीं बनी, तो मैंने तीनों पैथियों को साथ में लगा दिया कि शायद इधर से निकल जाता होगा, अब मैं तीनों से उसको शिकंजे को कसूँगा, तो कहीं न कहीं तो बात बन जाएगी, लेकिन फिर भी काम बना नहीं। मेरा जो छोटा भाई है, उसका आग्रह था कि यहाँ पे लगता है डॉक्टर जो हैं ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं। अपने क्या करते हैं, बड़ा डॉक्टर, बड़े डॉक्टर को, और उसने मुझे बोला वैसा ही हमने किया, हम पहुँच गए दिल्ली। दिल्ली के सबसे बड़े डॉक्टर से, जर्मनी का डॉक्टर, उससे हमने साठ-गाँठ लगानी पड़ी क्योंकि वहाँ 6 महीने की कतार थी, उसको मिल कर के दवाई लेने के लिए 6 महीने लंबी कतार, 6 मंथ्स। कुछ जान-पहचान लगाई, इंडियंस हैं हम लोग, क्या हम जानते हैं कि कैसे तिकड़म लगानी है। तो जोड़-तोड़ करके उससे अपॉइंटमेंट मिली, उससे बातचीत हुई और वो बताने लगा कि सर आपको तो इलाज कराना पड़ेगा, थोड़ा टाइम जाएगा इसमें। मैं वहीं रुक गया अपने मामा के घर पे।
3 महीने तक इलाज चला। ऊपर से एंडोस्कोपी, नीचे से एंडोस्कोपी, ये टेस्ट, वो टेस्ट, फलाना, ढमकाना, सब कुछ होता गया। एंटीबायोटिक्स के कोर्स शुरू हो गए, दवाइयाँ शुरू हो गई, सुबह, दोपहर, शाम गोलियाँ खानी शुरू कर दी। आराम तो हुआ, लेकिन जहाँ गोली बंद, वहाँ वापस दुखना चालू। 3 महीने बाद मैंने डॉक्टर से बोला, "डॉक्टर साहब, अब क्या करें? कैसे ठीक होगा? कितना टाइम लगेगा?" 3 महीने कहा था, 3 महीने तो हो गए। कभी आपके साथ ऐसा नहीं होता है? आप कभी सोचते हैं, डॉक्टर ने तो कहा था, अब डॉक्टर ने तो कहा था 1 महीने में ठीक हो जाएगा। अरे 1 महीने में तो घर भी बिक गया, लाखों रुपए लग गए, लेकिन ठीक तो नहीं हुआ। 3 महीने बाद उस डॉक्टर ने, मैंने जब उससे पूछा, उसने कहा, "सर, ये तो साइकोसोमैटिक है।" अरे ये साइकोसोमैटिक क्या होता है? साइकोसोमैटिक यानी सर जो आपके मन से आपके शरीर पे दिखने वाली बीमारी है। अब मेरे को क्या करना है? आप मुझे कोई भी एंटी डिप्रेसेंट या दवाई जो भी देना आप मुझे दीजिए, मुझे ठीक कीजिए, मुझे तो ठीक होना है, मेरे को स्वस्थ होना है। देखिए, वो जो बात थी ना, ये मैंने इसलिए आपके समक्ष रखी ताकि आप जानकारी कर लें। या तो कूड़ा है, और या तो दूसरा एक और कूड़ा है जो यहाँ है, जो नकारात्मक हमारी सोच है। ये इतना ज़हर बनाएगी, यहाँ से डालने में कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं भी होगी, तो भी इतना शरीर में ज़हर बन जाएगा कि आप उससे उभर नहीं पाएँगे। जिस तरह का आप मानसिकता रखेंगे, उससे उस जगह की प्रॉब्लम आपको जर्मिनेट होगी। हम गलत सोचते हैं, हम अपने आप में गिल्ट में जाते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं, तो कहीं जाकर के बड़ी मुश्किल से हम अपने भीतर तैयार करते हैं गाँठ, जिसे कैंसर कहा जाता है। सोच से, जो चीज़ सोच से हुई है, उसको सोच से ही परिवर्तन करना है। अभी वो बहुत बढ़िया ध्यान करवाया था हमारे साथ में मीना आंटी ने। इतना बढ़िया गाना गाया, इतना बढ़िया उन्होंने ध्यान करवाया, और उन्होंने बताया भी कि आपको अंदर से सफाई करने के लिए ध्यान का जो सिस्टम है बहुत बढ़िया है। आनापानसति, खुद के मन को संतुलन करना। उस टाइम मेरे पास में वो डॉक्टर बताने जैसा नहीं था कि मन में अगर साइकोसोमैटिक बीमारी है तो उसको क्या करना है। आज आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको मन की वजह से, नकारात्मक सोच की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ रही, तो वो शरीर पे दिखनी है, क्योंकि शरीर जो है हमारा मन के कंट्रोल में है। बहुत सिंपल है, अगर आपका मन बदल गया, आपका शरीर भी बदल जाएगा। मन को बदलने के लिए ध्यान करना है, इज़ वेरी सिंपल। स्वाध्याय करना है, सज्जन साँगत्य करना है। आज आप अगर मुझसे नहीं जुड़ते, आपको मालूम ही नहीं चलता कि क्या करना है। जुड़ गए, सज्जन साँगत्य हुआ, एनर्जीज़ बढ़ी, आपको समझ आ गया, ओके। तो आपको ध्यान करना है, जितनी आपकी उम्र है, कम से कम उतने मिनट सुबह में और रात को सोने से पहले। फिर आपको अगर कोई और टाइम अच्छा लगता है तो दोपहर को कीजिए, शाम को कीजिए, ये एटीएम है। आनापानसति जो है, एटीएम मतलब एनी टाइम मेडिटेशन, कभी भी कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, एनी टाइम। इससे आपके शरीर में पड़ी हुई गंदगी जो यहाँ है, निकल जाएगी। बीमारी छू। आज से लगभग 12 साल पहले जब मैंने खाने-पीने में अपने सावधानी बरतनी शुरू की, मेरे शरीर से 3 महीने में करीब 16 किलो मेरा वज़न कम हुआ, और जो बाहर निकला वो कोई खजाना नहीं था, वो सब कूड़ा था। खाने-पीने के संयम के साथ-साथ में मैंने एनीमा का भी प्रयोग किया, मैंने वमन का भी प्रयोग किया, और मैंने ध्यान भी करना शुरू किया। ध्यान मैंने थोड़ा टाइम बाद में किया। वहाँ तक जहाँ तक कि मैंने खाली खाने-पीने के बारे में समझा था, और ये जो आपको मैंने सिस्टम बताया उसके बारे में समझा, तो 80% बीमारी तो खाली उसी से ठीक हो गई। दवाइयों से नहीं हो रही थी। ध्यान कभी उस टाइम मैंने ठीक से कर लिया होता तो शायद पूरा उसी टाइम पे ठीक हो गया होता। 1 साल बाद जब मुझे बात समझ में आई, मैं उसको एप्लीकेशन किया, थोड़ा-थोड़ा करने लगा। लेकिन आज बात मुझे ठीक से पूरी तरह समझ में है। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको साइकोसोमैटिक किसी ने बता दिया, वेरी सिंपल, आज आपके जो लाइफ़स्टाइल के डिसऑर्डर्स जितने भी बताए जाते हैं, ये 2 ही चीज़ों से हो रहे हैं। या तो एक्सेस बॉडी में पहुँच रहा है, गलत जा रहा है, आपको संतुलित आहार के बारे में पता नहीं है,
आज मैं संतुलित आहार के बारे में नहीं बता पाऊंगा, समय की सीमा रहेगी। हम जरूर बताएंगे आपको, ये सीरीज चलेगी। आपको मैं आज 50% डॉक्टर बनाने का बोला हूं। आपको मैंने कारण बता दिया, या तो शरीर में मल रुका है, मल को निकालने का तरीका आपको बता दिया, खाने का संयम करेंगे, खाने में संतुलित आहार लेंगे, और दूसरा वमन से या एनीमा से साफ कर सकते हैं। अगर भीतर कहीं कुछ रुक गया है, उसको सहयोग दें, बाहर निकालने की हेल्प करें। वमन और एनीमा, ये एक सिंपल सा प्रयोग मैंने आपको बताया। वैसे तो जिसने ये मॉडर्न मेडिसिन बनाई, बात कम से कम 50% गले नीचे उतार के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो, आपके सवाल भी ले लूंगा। तो जो डॉक्टर है जिसने ये मॉडर्न मेडिसिन बनाई, जो एलोपैथी के जनक हैं, उनका नाम है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ने जब ये सिस्टम बनाया तो उन्होंने कहा जहां कीड़ा है वहां बीमारी है, तो हम कीड़े को मार देंगे। एंटीबायोटिक्स तैयार कर दिए, बहुत सारे कीड़े मारने की दवाइयां बनने लगी। जो दवाइयां बनाने की कंपनियां फार्मास्यूटिकल, और जो पढ़ाने का जो सब्जेक्ट था वो डॉक्टरी का, वो फलने लगा, और बहुत सारे डॉक्टर आके मार्केट में बैठ गए। एक नया पेशा, एक नया काम शुरू हो गया, एलोपैथिक मेडिसिन। बहुत फास्ट रिलीफ, घर में दवाई आई और छू खत्म, बीमारी आपकी गायब। आपने गोली खाई, आपकी बीमारी खत्म, अंदर कीड़ा मर गया और आपकी बीमारी खत्म हो गई। खेल चलता गया। करीब 10 साल के बाद में जब वो डॉक्टर ने देखा, हिपोक्रेट्स ने देखा कि जो दवाई उसने इजाद की थी, आज उस दवाई से वो बीमारी खत्म नहीं हो रही है। फिर क्या करें? तो फिर एक नई खोज करने लगे, क्योंकि बैक्टीरिया या वायरस है वो भी अडेप्ट करने लगा, उस पे भी उसका प्रभाव नहीं आने लगा। तो फिर वो और नया बीमारी के हिसाब से नया दवाई बनाया। दवाइयां बनती गई, साइंस अपनी तरफ से तरक्की करती गई। 10 साल में दुगने अस्पताल बन गए, दुगने, लेकिन बीमारियां 3 गुना बढ़ गई। साइंस ने इतनी तरक्की की, लेकिन आज भी रोकथाम नहीं कर पाया। दवाइयां तो हैं बेतहाशा। जो हिपोक्रेट्स ने ये देखा कि वही दवाई जो काम नहीं कर रही थी, दूसरी दवाई बनाई, उसके बाद में वो भी दवाई काम करना बंद कर गई। 30 साल के उनके प्रयोग में हिपोक्रेट्स ने देखा कि दवाइयां कुछ टाइम के बाद में काम करना बंद कर जाती हैं। 30 साल बाद उन्होंने रहस्य पे पहुंच गए, जिस रहस्य पे आज आप लोग तुरंत पहुंच गए थे। उन्होंने कहा जहां कूड़ा वहां कीड़ा। ते मूल में भूल हो गई, बोलते हैं मुझसे गलती हो गई, मैंने कह दिया कि कीड़े की वजह से आपको बीमारी हुई है, गलती हो गई। कूड़ा है तो कीड़ा है, अगर कूड़ा नहीं है तो कीड़ा भी नहीं होगा। कूड़ा है तो कीड़ा है, कूड़ा नहीं है। अरे यार, आपको खाने का ही अगर नहीं मिलेगा तो आप जिंदा थोड़ी रहेंगे। अगर कीड़े की खुराक ही बंद कर दोगे तो वो कहां पे आएगा? डिस्टिल्ड वाटर में आप कीड़े को रख दीजिए, कितने समय तक जिंदा रहेगा? अब बात समझ आई आपको? तो मेरे को बार बार कुछ ना कुछ ऐसे उदाहरण आपको देने पड़ते हैं ताकि बात आपको बिल्कुल क्लैरिटी से आ जाए। बिल्कुल सिंपल है। आपने कीड़े को निकाल के डिस्टिल्ड वाटर में रखा, वो मर गया। आपकी बॉडी के अंदर अगर कूड़ा नहीं है, कीड़ा आपके अंदर एंटर कर गया, उसको खुराक नहीं मिलेगी, खत्म। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। फिर वो कोई भी कीड़ा हो, आपके शरीर में पनप नहीं सकता है। कोरोना का भी हो तो भी नहीं। बस आपकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ, उतनी इम्यूनिटी होनी जरूरी है। जहां कूड़ा है वहां कीड़ा है, बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है। उन्होंने आयुर्वेद का जो नियम था उसी को दोहराया। हिपोक्रेट्स ने, लंघनम परम औषधम, फास्टिंग इज द बेस्ट टूल। फास्टिंग, लंघनम परम औषधम, परम मतलब सबसे बड़ी औषधि, डालने पे रोक लगा दें, और जो डालते हैं वो सफाई वाला सामान डालें, फास्टिंग करें। खैर, ये आज टॉपिक हम ले नहीं पाएंगे। फास्टिंग का एक अच्छा टॉपिक है, हम लोग जरूर लेंगे, वाटर थेरेपी पे भी लेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले कुछ समय में। हर गुरुवार हम लोगों की बातचीत चलेगी, आपके साथ में चर्चा में मैं आपको बताता चला जाऊंगा आपको करना क्या है।
आज मैंने आपको बता दिया, अगर आप बीमार हैं तो एक बात जान लें, कहीं ना कहीं पे कूड़ा है, उसको निकालने की जरूरत है। आज आधे डॉक्टर बन गए हैं, आगे बाकी का आधा भी आपको सिखा दिया जाएगा। एक बात और भी जान लें कि जितनी भी बातें हम लोग जानकारी करते हैं, उन चीजों को प्रयोग किए बिना आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा। कॉपी में लिखना, थ्योरी को सुनना, ये एक बात है। प्रैक्टिकल कहाँ करना है? अपने पे। सफाई आपको अपने शरीर की करनी है। तो जितना आप साफ रखेंगे, जितना प्योरिटी होगी, उतना इम्यूनिटी बढ़िया होगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप बहुत बढ़िया रह सकते हैं। अगर आप खाने में संयम बरतें, कूड़ा डालना बंद कर दें, कूड़ा से मेरा मतलब अनावश्यक। और मैं तो दरख्वास्त करूंगा जो लेडीज भी साथ में जुड़ी हैं, कम से कम अपने हस्बैंड्स को वापस मत बोलें प्यार से, अरे जी सुनिए जी खा लो नहीं तो कहाँ निपटाना पड़ेगा, कहीं ढूंढना पड़ेगा किसी कुत्ते को तो आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे। एनीथिंग इन एक्सेस इज गार्बेज। और अब वक्त आपका है, अनम्यूट कर देते हैं आपको। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कुछ? खाली मेरी एक ही शर्त आपसे रहेगी, कोई भी सार्वजनिक सवाल पूछें, सार्वजनिक सवाल का सार्वजनिक आंसर, सबको फायदा होगा। कोई भी ऐसा सवाल जो आपकी खुद की प्रॉब्लम के बारे में है, उसको अभी अपने पास ही रखें, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में जब मैं आपसे बातचीत करूंगा, चर्चा करूंगा, तो वो सब जवाब आपको मिल जाएंगे जिनकी आज आपको जरूरत है। आज के टॉपिक से कनेक्टेड कोई भी बात आप पूछना चाहें, आप वेलकम हैं, अपना हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करके आपसे बात करूंगा। नमस्ते सर। नमस्कार जी। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि वमन क्या डेली करना है या एक ही बार करना है? वमन अगर आपको कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप 4-5 दिन कर लीजिए, उससे वो निकल जाएगा। नहीं, डेली नहीं जैसे करने की जरूरत है। डेली करने की जरूरत उनको है जिनको बीमारी है, जिसको बीमारी नहीं है उसको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर जैसे आपको बीमारी है, आपको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, आप वमन कीजिए, बहुत बढ़िया, उससे आपको परिणाम मिल जाएंगे। एसिडिटी है, जी मचला रहा है, घबराहट हो रही है, शरीर में कमजोरी लग रही है, ये कुछ इंडिकेशंस जो मैंने आपको शुरू में ही बताए, ये कोई हाँ, भी इंडिकेशन अगर आपको आ रहा है तो आप 4-5 दिन, हफ्ता, 11 दिन में 11 डेज तक आप आराम से उसको ले सकते हैं, सुबह के टाइम पे खाली पेट। नहीं, जैसे आपने जो बताया प्रोसेस, अगर वो हम कल से स्टार्ट करते हैं हम्म। तो क्या वो वमन पहला करना जरूरी है या फिर ऐसे नॉर्मली पत्ते के जूस से चालू कर देंगे? देखिए, अगर तो कोई बीमारी है तो वमन बहुत काम करेगा, जैसा मैंने आपको जो इंडिकेशंस बताए हैं उसी केसेस में। बाकी अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड एज सच। ओके ओके। कफ कोल्ड है या कहीं आपको कोई कुछ बॉडी के अंदर में आपको एसिड्स ज्यादा बन रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए, कमजोरी है, घबराहट है, जी मचला रहा है, सो देयर इज अ इंडिकेशन, ये सिम्टम्स हैं तो कीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस सर, इंद्र सिंह चौहान जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, कर लिया बात मैडम। कीजिए नमस्ते। सर से। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। अच्छा सर, एक जनरल क्वेश्चन है, पिंपल्स क्यों होते हैं? नमस्कार सर देखिए, जब पिंपल्स कोई क्यों चीज होते हैं? एक्सेस में पड़ी है आपके शरीर के अंदर, निकलना चाहिए था 4 चैनल्स में से। हमारे 4 चैनल्स कौन से हैं? या तो निकलना चाहिए था आपके स्टूल में से, या तो निकलना चाहिए था आपके यूरिन में से, या तो पसीने के माध्यम से बाहर आ जाना चाहिए था, है ना? और या तो ओके। निकलना चाहिए था कहीं ना कहीं पे आपके श्वास प्रश्वास के सिस्टम से। और वो 4 चैनल्स से वापस बाहर नहीं निकल पाया, तो फिर क्या होता है? फिर स्किन में से भी निकलता है, स्किन का रास्ता उसने पकड़ लिया, पिंपल बना करके जहर को बाहर निकाला जा रहा है। वो बोलते हैं जवानी निकल रही है, गर्मी निकल रही है, जवानी जुगनी नहीं है, गंदगी बाहर निकल रही है। एक ही चीज है, मैंने जो आपको बताया, बिल्कुल अपने जहन को साफ रखिए, जो निकल रहा है वो भी खराब, जो रुक गया है वो भी खराब। तो आप पिंपल्स को कैसे करेंगे आप कंट्रोल? पहले तो खाने पीने का संतुलन जो बंदा कर रहा है, और उसको ध्यान में जरूर बिठाएं, कहीं ना कहीं पे सोच में
स्किन की प्रॉब्लम्स में सोच बहुत बढ़िया काम करती है। स्किन की प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं पे आपको चाहिए कि स्ट्रेस फ्री ध्यान बहुत बढ़िया है। और बाकी तो आपको मैंने बता दिया कि खाने पीने का संतुलन रखें, ज्यादा ना खाएं, डालने पे थोड़ा लगाम लगाएं। जब 4 में एक्सेस होता है, कहीं ब्लॉकेज होती है, तो ही जाकर के कोई प्रॉब्लम नहीं शुरू होती है। एक्सेस मत करें, ज्यादा मत डालें, जितना जरूरत है जानकारी करें। हम खाने पीने के बारे में आपको जरूर बताएंगे सर, एक बार दोबारा से टॉपिक लेके आएंगे। 3-4 हफ्ते तक ये टॉपिक चलते रहेंगे, अलग अलग बातों के साथ में मैं आपको बताता रहूंगा। उसमें मैं खाने के संयम के बारे में जरूर बताऊंगा, वो भी जरूर आप इंडिकेशन के बारे में जरूर जानें। लेकिन एक उनका पेट जरूर साफ करवा दें, जिनको भी पिंपल हो रहे हैं, अगर उनका पेट सही से साफ हो जाएगा। आज देखेंगे आप, अगर पेट साफ करने के बाद में भी आधे घंटे 1 घंटे के बाद में एनीमा लगाया जाए, या तो कई बार उसी टाइम पे भी अगर एनीमा लगाया जाए, तो भर भर के और मल निकलता है, भर भर के गंदा वास मारता हुआ बदबूदार सामान बाहर आता है। अब वो अपने टाइम से बाहर नहीं निकलता है, तो जाकर के वो विष जो है वो शरीर में ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर जो ब्लड के अंदर में विष गया है उसको बाहर निकालने के लिए स्किन के माध्यम से कहीं पिंपल्स की तरह उसको थ्रो किया जाता है। सर एक दूसरा भी है कि हम कैस्टर क्या ऑयल लेते करते हैं हैं, गरम। हम क्या करते हैं, फिर वो साफी उठा लाते हैं कि खून को साफ करेंगे। अरे तो खून में गंदगी कहाँ से आ रही है, उसी को साफ कर दो ना, पेट को ही साफ कर दो। अगर मल सड़ेगा नहीं, मल अंदर पड़ा नहीं रहेगा, उसमें से चोषण गंद का नहीं होगा, तो आपका खून भी साफ रहेगा। तो जिसको सर भी एक पिंपल होगा उनके लिए एनीमा बहुत अच्छा काम कर जाएगा सर। प्लीज सर। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि कैस्टर ऑयल लेते हैं गर्म पानी या चाय में। देखो सर, जितने भी आप सामान ले रहे हैं, 38 फुट का पूरा सिस्टम है, ऊपर से डाल रहे हैं। चलो ये तो बात समझ में आए कि आपने मुंह साफ करना था, आपने मुंह में पानी डाला और कुल्ला कर दिया। अब आपको मलाशय की सफाई करनी है, आपका जो सीवरेज का सिस्टम है, आप चाहते हो कि आपके फीसेस, आपका स्टूल पूरा निकल जाए और आपका जो अंदर जो आपकी मलाशय, जो कोलोन्स हैं, वो साफ हो जाए। तो आप यहां से छोड़ते हैं, वो पूरा यहां से उतरता है, पूरा 3-4 घंटे का पूरा सिस्टम है, ट्रैक है, 38 फुट का पूरा सिस्टम है, उसको तय करता करता नीचे तक पहुंचता है। और जो चीज आप एक बार डालते हो, बार बार डालते हो, उसकी कुछ परत अंदर जमनी शुरू हो जाती है। आप देखोगे, जो लैक्सेटिव आज आपने लिया, लैक्सेटिव जो है वो आज जितना बढ़िया प्रभाव डाल रहा है, वो 2 महीने बाद उतना प्रभाव नहीं डालेगा। फिर आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आज समझो आधे चम्मच से होता है काम, फिर पौना चम्मच, फिर 1 चम्मच, फिर पता चलेगा 6 महीने या साल भर के बाद में, यार आज 1 चम्मच भी ले रहा तो भी कुछ हो ही नहीं रहा, उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसके ऊपर परत जम जाती है, उससे फिर इफेक्ट होना बंद हो जाता है। मैं तो कितना सिंपल सिस्टम बता रहा हूं। पानी डब्बे में डाला और आपने एनस के मार्ग से अंदर चढ़ा दिया। हमारे ऋषि मुनियों की ये क्रिया है, उसको उस समय में बस्ती क्रिया कहा करते थे। जब हम वाटर थेरेपी के बारे में बात करेंगे, आपको मैं अच्छी तरह से उसके बारे में समझाऊंगा, बट मोटा मोटी आज आपको इतना बता दूं, एनीमा एक बिल्कुल सेफ वे है। जितने भी नेचुरोपैथी के क्लिनिक और सेंटर्स हैं, वहां पे सबसे पहला दिए जाने वाला ट्रीटमेंट है। क्योंकि नेचुरोपैथी में एक ही बात बताई जाती है, जहां कूड़ा वहां बीमारी। कूड़े को साफ करना है तो पहले सीवरेज को साफ कर दो। तो अब प्रयोग करो सर, प्रयोग करके फिर आप अगले हफ्ते बताइएगा कैसा रहा। Yes, sir. Thank you, sir. मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आई विल से डोंट टेक दिस कैस्टर ऑयल नहीं, और जैसे अदर लैक्सेटिव, इज नॉट नहीं, गुड, that is for just information. इट इज कि नॉट भाई गुड, what? Okay, इट इज अ हैबिट फॉर्मिंग एंड इट विल डेफिनेटली डू डैमेज इन द लॉन्ग रन। okay. आज जरूर वो आपको एक बैसाखी की तरह काम कर जाएगा, लेकिन लंबे अरसे में नहीं। ये जो पानी का रास्ता है, ये सबसे सिंपल और सबसे सिंपल तरीका है। Okay. थैंक यू सो मच Thank सर, you, sir. थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. Thank you, sir. सर यस, नेक्स्ट इज गौरी संजीव जी। सर आप बात कीजिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ सर, प्योर शहद का क्या सिम्टम्स है सर, क्या उसके चिन्ह है?
क्योंकि आयुर्वेदिक में औषधालय से भी लेती हूँ तो सर वो नीचे जम सा जाता है और मुझे शंका होती है कि ये शायद ठीक है कि नहीं है। इवन मैंने गीता प्रेस से भी लिया ना सर, वो भी जम गया है आधा शहद, ऊपर से थोड़ी सी तरलता रहती है, बाकी पूरा से जमा हुआ। तो क्या सही है वो शहद? गौरी जी, एक्चुअली में होता क्या है कि जितने भी शहद हम लेते हैं ना मार्केट से, ये सब पेस्चराइज्ड प्रोसेस्ड होते हैं और जी प्योर तो हैं, लेकिन वो रॉ नहीं हाँ है, वो रॉ फॉर्म में नहीं है, कच्चा नहीं है। कच्चा मतलब जिसको आग पे चढ़ाया नहीं गया है। प्रोसेस में जब पेस्चराइज किया जाता है तो उसमें से जो मॉइस्चर है वो तो उड़ जाता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो खराब नहीं होगा। लेकिन उस शहद को एक बार आग पे चढ़ा दिया तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं बचेंगे, उसके अंदर हाँ जी फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे, हाँ उसके अंदर में एंजाइम्स नहीं बचेंगे। तो जो आयुर्वेद में आपने पढ़े ना फायदे, हाँ जो जी गुण आपने पढ़े, हाँ वो सब गुण उसके त्रास हो जाते हैं। बहुत सारा उसका जो वो नष्ट हो जाते हैं। फायदा था वो नष्ट हो जाता है। हाँ जी रॉ हाँ जी। हनी मतलब कच्चा, जैसा आपने लिया वैसा आपके पास पहुंच जाए। पर ये तो अब बहुत रॉ हनी मुश्किल को है पैक सर। करने के लिए थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है। एक्चुअली में कैसा होता है, जब वो हनी बी है ना, वो जब मधुमक्खी नेक्टर लेके आती है तो उसमें पानी रहता है। हाँ वो जी खाने के बाद में उसका हनी बनाती है और फिर उसको छत्ते में जाकर जो उसके पास ज्यादा होता है उसको स्टोर करती है उन दिनों के लिए, जब उसको भूख हो और उसको कहीं नेक्टर ना मिले। हाँ जी वो उसमें पड़ा रहता है 1.5-2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में वो उसके ऊपर एक सफेद रंग की परत जमा देती है। मतलब एक एफडी बन गई जब उसमें से मॉइस्चर निकल गया, फिक्स्ड डिपॉजिट। यस सर। इसमें लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ज्यादा करके कंपनियां क्या है, महीने 15 दिन के अंदर वो भरा, उसको तोड़ा, उसमें से निकाल लिया, उसको थोड़ा बॉईल किया, पॉइस्चराइज किया और उसको प्रोसेस करके पैक करके मार्केट में दे दिया। थोड़ा टाइम ज्यादा वेट करना पड़ता है, 2-3 महीने के बाद में जब वो एफडी बन गई, पूरी ऊपर से पक गई, उसको पूरा लिख दिया, उसने बना दिया, फिर उसको खोलना पड़ता है, उसमें से उस हनी को निकाला जाता है। ये रॉ हनी है। रॉ हनी को पकाते नहीं है, कच्चा हनी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें एंजाइम्स हैं। तो जो फायदे आयुर्वेद में आपने पढ़े वो सब उसमें आपको मिलेंगे। सर ये कहाँ से मिलेगा सर? फिर हमारे यहाँ तो मेरे औषधालय में पास मिलना में मुश्किल। मेरे पास में सह्याद्री नाम से एक रॉ हनी अवेलेबल है, जो मेरे जानकार लोग मुझसे ले जाते हैं। आपको चाहिए तो आपको मेरे को या तो पेटीएम से या तो कुछ वो करना पड़ेगा। 300 रुपए का किलो है और उसमें जो भी चार्जेस आएगा। अभी 300 रुपीज केजी आ रहा है मेरे पास में, अगर वो रेट ना बढ़ाएं तो। हाँ सर, हम लोग नागपुर में है तो भिजवा सकते हैं सर आप? हाँ, भिजवा सकते हैं ना, हाँ ठीक है सर। भिजवा फिर मैं सकते हैं। मैडम। हम हाँ सर इसकी एड्रेस। जानकारी बाद में कर लेंगे। कुछ यस उसने सर। 10-20 रुपए अभी बढ़ाया भी है उसका रेट कुछ। मैं अगर वो चाहिए होगा तो वो आपको मैं सबको दे दूंगा। आई विल गिव यू यस सर। द रेट ऑफ दैट। 320 कुछ है उसका रेट, ऐसा कुछ है, 320 के हाँ कोई आसपास बात कुछ नहीं है आता है। सर। हाँ ठीक है और ना कुछ सर, उसका ठीक। वो पोस्टल जो भी चार्जेस होगा, दैट यू विल हैव टू बियर। अदरवाइज आई कैन सेंड यू दैट, यू कैन ट्राई दैट आल्सो, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड बेनिफिट एज सच। ऑफ कोर्स सर, यस सर, यस। थैंक यू सर, थैंक यू। आप एड्रेस मांग रहे हैं प्रभा जी, तो आप एक काम करें, व्हाट्सएप जो हमारा ये जिस जूम पे आप जुड़े हैं, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप का भी है। उसी पे आप बात करके या तो अपना ऑर्डर प्लेस कर दें, अपना एड्रेस भेज दें। आप अपना एड्रेस भेज दें, मैं यहाँ जी से उसको भिजवा दूँ फॉर यस सर, श्योर। मैं पूजा जी से जुड़ी हूँ व्हाट्सएप पे। मैं उनको अपना एड्रेस भेज के उनसे अपना ले लूंगी, उनका एड्रेस लेके नो मंगवा। प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस सर, नेक्स्ट है चंदा गुप्ता जी, बात कीजिए। आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते धीरेन सर। नमस्कार जी। सर मुझे ये पूछना था कि मेरे पहले ये बीमारी थी कि जैसे मैं खाना खाती थी तो बाद में फिर थोड़ी देर बाद मुझे खाना पचता नहीं था और मेरा वॉमिट हो जाती थी। तो यही बीमारी मेरे भैया को भी है और मेरे को भी कभी-कभार भूले-भटके से हो जाती है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? वमन करना चाहिए। खाली वमन से हो जाएगा? करो तो सही पहले। वो लेडी मेरे पास में आई जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, वो कहने लगी आप भगवान हो,
15 साल हो गए दवाइयां खाते खाते, बस पानी से। होता क्या है चंदा गुप्ता जी, मैं आपको बताऊं, हमें लगता है कि जो प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा उसका, है ना? बहुत सर बड़ी ये प्रॉब्लम है, उसका कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन तो सिंपल ही होता है। खाली उसको आपको समझना होगा कि वो सॉल्यूशन सही होना चाहिए, उसको रिपीटेडली आपको थोड़ा टाइम के लिए करना पड़ेगा। हो सकता है 1 दिन में ना हो, 2 दिन में ना हो, 11 दिन कर लीजिए वमन, सुबह उठ करके 11 गरम दिन में हो जाएगा यानी कि ऐसा? आप करो तो सही मैडम। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, अभी अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आप बताना यहाँ पे आकर के कितना फायदा हुआ। हाँ, वो तो नहीं, मेरे भैया को भी है ये प्रॉब्लम और उसको वर्षों से है और बाद में फिर वो खाते से ही है ना वॉमिट कर देता है, उसके शरीर में कुछ भी नहीं रहता और फिर उसको भूख लग जाती है। तो मैं सोची कि मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनका भी सॉल्व हो ध्यान जाए इसीलिए। ज़रूर कीजिएगा, मैं ध्यान तो ज़रूर करती हूँ दीजिएगा लेकिन वो तनाव से नहीं बाहर कर आने के लिए, और साथ-साथ में वमन ज़रूर कीजिएगा। उसके आगे हम लोगों के अगले एपिसोड्स में हम लोग आपको और भी बताते जाएँगे खाने-पीने के बारे में और सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि आपका सवाल आज से जितना रिलेटेड था उतना जवाब मैंने आपको दे दिया। मैं चाहूँगा कि बाकी लोगों के भी जवाब दे सकूँ। बहरहाल आप ये ट्रीटमेंट ज़रूर शुरू करें, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसका फ़ायदा थैंक यू होना सर। निश्चित है, चमत्कारिक थैंक यू लाभ सर। होगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। यस सर, नेक्स्ट है प्रभा पांडे जी। सर प्रणाम सर। नमस्कार जी। मैं पहली बार इस पीएमसी गुजरात में आज आई हूँ। मैं पीएमसी मुंबई से लिंक मिला मुझे, तो आपका ओके, सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक तो यू मैंने मैम। कहा धन्यवाद दूं मैं आपको, तो मुझे बहुत थैंक अच्छा यू लगा। सो मैं मच। ध्यान में भी नहीं हूँ, नवंबर से ही ऐड हुई हूँ JTTP ओके, 3 से, तो पर तब से मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ जुड़ी रहूं सबसे। तो ठीक बहुत है सर, बढ़िया प्रभा जी, बहुत-बहुत काफी धन्यवाद। थैंक यू। जी धन्यवाद सर। सर नेक्स्ट है राजी। यस, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार राजी जी। I feel very blessed that I am in these meetings and सुबह होता है like I am in New Jersey, so मुझे कभी-कभी मीटिंग्स होता है पूरा मैं सुन नहीं पाती हूँ because of the meetings, so आज भी मैं पूरा नहीं सुनी because मिडिल में मीटिंग था। आपने शायद कवर किया होंगे। मुझे भी डायबिटीज है इसलिए मैं टैबलेट्स लूं कि नहीं लूं वो भी प्रॉब्लम है। लाइक मेरा ज्यादा होता है डायबिटीज, 200 के ऊपर होता है फास्टिंग में। ओके, तो मैडम आपने आज कम से कम वमन और एनीमा के बारे में तो जानकारी किया। आप एक 11 दिन के लिए वमन कर लें और 1 महीने तक आप एनीमा ज़रूर करें। सुबह-शाम आप ध्यान ज़रूर करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि डायबिटीज़ तनाव के बिना आती नहीं है। जब आपका डायबिटीज़ हुआ ना, आप अपना चेक करके देखना। आपने बहुत तनाव पाला अपने अंदर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतनी आराम से ये बीमारी नहीं आती है। अपने यहाँ अच्छी तरह से तनाव को बना के रखना पड़ता है, तो जाकर के हमारे शरीर के अंदर में ये बीमारी उतरती है। तो हाँ, मेरे आप मम्मी ध्यान पापा को ज़रूर था डायबिटीज, इसकी वजह से मेरी माँ भी डायलिसिस पे थी, तो उसकी वजह से और भी टेंशन में ये थी सब मैं। धारणाएँ छोड़ दीजिए। उनको था तो मुझे होना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे केसेज़ हैं जहाँ पे माँ-बाप को होती है बीमारियाँ लेकिन बच्चों को नहीं होती हैं। हाँ, हाँ। आप सोच-सोच के अपने शरीर के भीतर उन बीमारियों को जन्म मत दीजिए। मेरे माँ-बाप को था इसलिए मुझे हो गया, छोड़ दीजिए। आपके माँ-बाप को होगा, आपको नहीं होगा। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, 100% ओके। यहाँ बदलना है। हाँ, तो जो हाँ। माइंड में आपने पैटर्न बिठाया है उसको बदल दीजिए। वो कैसे बदलेगा? तो बड़ा सिंपल सिस्टम है, ध्यान का सिस्टम। रोज आएँ हमारे साथ में, ध्यान करें, नई बात को समझें, स्वाध्याय करें, साथ में सज्जन साँगत्य भी करें। यहाँ तीनों चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलता है। एक साथ में 2 घंटे हमारे साथ में कुछ दिन बिता के तो देखें। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, तो आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलेगी? इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स। डी-स्ट्रेस योरसेल्फ, आपको डी-स्ट्रेस करना है। और जूसेस बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं आपको एक प्रयोग साथ में बता देता हूँ। जिन लोगों को डायबिटीज़ हो, वो लोग 21 दिन के लिए 21 डेज़ के लिए 21 डेज है। ओके। हाँ, एक जूस है, स्पेशल जूस है, खास करके डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, जो आपको बहुत सहायक होगा। 2 करेला, 2 टमाटर और ओके।
एक खीरा, वो ककड़ी आती है ना ग्रीन कलर की, एक खीरा, हाँ खीरा पत्ता, हाँ 2 टमाटर, 2 करेला और 1 खीरा, इनको आप धो लीजिए। इसको छीलने की भी जरूरत नहीं है, इसको छोटा काट करके और मिक्सर में डाल दीजिए। पानी मत डालिए, क्योंकि खीरे का कॉम्बिनेशन पानी के साथ में अच्छा नहीं है। और इसको मशीन को चला दीजिए, उसके अंदर में जूस बन जाएगा, उसको छन्ने में छान लीजिए। जो भूजा है उसको फेंक दीजिए, और जो रस निकला है खीरा, टमाटर और करेले का रस, 1 गिलास बनेगा उसमें, अराउंड अबाउट 1 ग्लास। उसको पीने में इतना, करेला सुनने में जितना कड़वा है ना, ये खीरा और टमाटर डालने के बाद वो उसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। आराम से बैठ करके बिना कुछ मिलाए उसको पी लीजिए, खाली पेट, सुबह में। ओके, खाली पेट पी लीजिए। 1-1.5 घंटे तक शरीर में कुछ मत डालें, ओके, उसको काम करने दें, अंदर जाने दें, अच्छी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब होने दें। फिर उसके बाद में अपना जूसेस और जो फल सलाद वगैरह जो डाइट आप लेते हैं, हल्के से शुरू करें। शाम को नाश्ता लें, रात को डिनर लें। ये एक सिस्टम है पूरा। इसकी जानकारी आपको मैं अपने किसी और सत्र में, अगर आपने हमारा आइडियल डाइट का सिस्टम देखेंगे, आइडियल डाइट बाय डॉक्टर धीरेन्द्र सरीं, तो वो आज भी आप ले सकते हैं। पीएमसी गुजरात पे या पीएमसी मुंबई में ऑलरेडी हम लोगों ने वो कार्यक्रम पहले भी किया है। आप लोगों के लिए वापस ले आएंगे, कोई चिंता मत करिए। लेकिन जितना बताया है, ये जूस एक स्पेशल जूस है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, बहुत बढ़िया, उससे आपको फायदा होने लगेगा। ओके, सुबह वमन उठने पे और सुबह शाम जो है आप एनीमा का प्रयोग, एनीमा का डब्बा ले आए, और साथ साथ वही है ना, 4 ग्लासेस वाटर सॉल्ट मिक्स करके पीना है, बाहर निकालना है। देखिए, हर एक बीमारी में मैंने आपको बता दिया, 2 कटोरे हैं हमारे शरीर में, एक ऊपर का कटोरा, एक नीचे का कटोरा। कोई बीमारी चल रही है, लंबे टाइम से चल रही है, दोनों कटोरे साफ कर दें। ओके। और जो आपको जूस बताया, ये स्पेशल जूस है जो आपका डायबिटीज को वापस कंट्रोल करने में काम करने लगेगा, इंसुलिन को पैदा करने में आपकी हेल्प करने लगेगा। दिन का जो खाना है, जो लंच जिसको हम बोलते हैं, वो हम लोग ज्यादा करके ताजे फल और ताजे सलाद में लें। शाम का जो नाश्ता है, वो आप हल्का नाश्ता जो मन मुताबिक आपको अच्छा लगे वो लें, और रात को पूरा खाना। अगर आप इस तरह का कुछ करेंगे तो 21 दिन में आपका पुराने से पुराना डायबिटीज भी खत्म हो जाएगा। हम तो कुछ दिनों में देखते हैं डायबिटीज को ऐसे भागते हुए। ओके, तो रात में पूरा डिनर मतलब चपाती खा सकते हैं? चावल, दाल, रोटी, सब्जी सब। ओके, ओके, हाँ। आफ्टरनून में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ओनली, सुबह आल्सो। एक टाइम पे जैसा कुदरत ने दिया वैसा खा लें, और एक टाइम पे जो घर में भगवान बैठा है जैसा वो बना के दें वैसा खा लें। जो हमारे घर में माताएं और बहनें हैं, वो भी भगवान से कम नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। एक बार मैं बीच में बोलना चाहूंगी, सबके लिए गुड न्यूज ये है कि एवरी थर्सडे धीरेन्द्र सर हम सबसे जुड़ेंगे और स्वास्थ्य संबंधी हमारी ये बातें होंगी। तो प्लीज आप सब टेंशन मत कीजिए, और हर थर्सडे हम मिलकर और सर से ये बातें कर सकते हैं। तो सर नेक्स्ट है सिमरन जी। थैंक यू सिमरन जी। थैंक यू। यस सिमरन जी, बात कीजिए। जी हेलो सर। सर मुझे अपनी मदर के लिए बात करनी है। उनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, और आज अभी जैसे आपका सेशन हुआ तो वो भी मेरे साथ ही बैठी थी, अभी गई हैं। तो मैंने उनको बोला कि देखो आपके लिए सेशन हो रहा है और सर बता रहे हैं, और आपने खुद का भी बताया कि आपको भी काफी पहले ये प्रॉब्लम थी। तो सर इनको हमने बहुत चीजें ट्राई की हैं, इवन मेडिसिन भी ट्राई की। इवन अभी मुझे थोड़े टाइम पहले पता चला था कि पालक का जूस देना, वो भी मैंने इनको पिलाया, बट नहीं कुछ फर्क पड़ा। अभी बीटरूट जूस के बारे में पता चला है, बट सर इफेक्टिव नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि सर इनका वाटर इंटेक जो है वो कम है काफी। सुबह मैं इनको पानी देती हूँ वार्म वाटर, बट उसमें कुछ मिक्स नहीं करती हूँ, सिर्फ 1 गिलास पानी मुश्किल से ये पीते हैं। इनकी एज भी 75 है, तो फिर अब कॉन्स्टिपेशन से काफी प्रॉब्लम है सर इनको। मैडम देखिए, आपको मैं बताऊं तो सार्वजनिक सवाल मैं ले लेता हूं। कॉन्स्टिपेशन के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारा डेप्थ में पर्सनल क्वेश्चन को मैं नहीं ले पाऊंगा आपको। लेकिन जानकारी आने वाले सप्ताहों में जो मैं आपको बताता जाऊं, आप नोट करते जाएं,
आपको अपने आप सॉल्यूशन पूरा 100% दे के जाऊंगा, 100%। 1 महीने का समय मुझे दे दो, हर हफ्ते आऊंगा, चर्चा करूंगा। आज मैंने आपको एनीमा का बता दिया, सर्जिकल की दुकान ढूंढ लीजिए, एनीमा का डब्बा उठा लाइए और अपने घर में लगा दीजिए। ठीक है सर। अगर बहुत ज्यादा भयंकर कब्जियात है और प्लेन वाटर से ना हो तो थोड़ा पानी गुनगुना कर लेना और उसके अंदर में 1 नींबू डाल देना, गुनगुना पानी, 1 नींबू, ओके। नींबू सी सफाई। हानि कोई नहीं होगी, निश्चिंत रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं बैठा हूं यहाँ पे आपके लिए। जी जी सर, ठीक है सर। करना शुरू करें। दिन में फल सलाद और रात के टाइम पे घर का भोजन, टाइम पे हल्का नाश्ता, जितना हो सके संयम बरतें। एक टाइम पे कुदरती जरूर खाएं, जूसेस का इंटेक बढ़ाएं और जो पत्तियां आती हैं घर में, ग्रीन कलर की पत्तियां, धनिया पुदीना, है ना, उनमें मिर्च कम डालें और बढ़िया सी चटनी बनाएं, खट्टी मीठी, तीखा ज्यादा ना करें। कोशिश करें उनको 1 कटोरी सुबह 1 कटोरी शाम को खाने के साथ में खिलाएं। जी सर। जो दिन में खा रहे हैं वो कच्चा है, कच्चे के साथ में भी, वो फल सलाद के साथ में भी बढ़िया लगेगा उनको, चटनी खाएंगे 1 कटोरी भर के, और रात को भी 1 कटोरी भर के धनिया पुदीना पालक चटनी बना करके वो भी खाएंगे। जी सर, आपने एक बार पहले ये भी बताया था कि कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका जूस निकाल के अगर पीते हैं तो फिर कोई भी जख्म, पुराने से पुराना जख्म, वो भी भर जाता है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वो भी उनको कॉन्स्टिपेशन में बहुत काम कर जाएगा, बहुत काम कर जाएगा। मैडम आप तो टू गुड, आपने मेरा प्रोग्राम पहले भी सुना है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव कम वंस अगेन। सर पालक का जूस से बट फर्क पड़ा नहीं, इसलिए मुझे दोबारा पूछना पड़ा। एनीमा नहीं दिया ना मैडम, एनीमा का पॉट लेके आए नहीं आप। हाँ हाँ, वो नहीं, वो भी बताया था कि एनीमा का पॉट लाना है। हाँ, जितना आपने किया वो पूरा नहीं था। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे आपके माध्यम से दूसरों तक भी पहुंचेगी। जब हम फास्टिंग भी करते हैं, फास्टिंग इज द बेस्ट रेमेडी। बोलते हैं लंघनम परम औषधम, लंघनम परम औषधम, परम औषधम, इससे बड़ी औषधि नहीं है। उस टाइम पे बोला जाता है फास्टिंग विदाउट एनीमा इज अ क्राइम, कि आपने अगर फास्टिंग, परम औषधि भी ले ली, परम औषधि भी ले ली आपने, मतलब जूस भी अगर पी लिया था, फास्टिंग भी करवा दिया था, लेकिन अगर आपने एनीमा नहीं किया तो इट इज अ क्राइम, आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मैं तो पुलिस को बुला के आपको अंदर डलवा दूंगा। तो एनीमा जरूर लें, एनीमा का डब्बा ले आए मार्केट से, अलग अलग उसके लिए आप आगे की कैथेटर भी ले आए। सब लोग अलग अलग कैथेटर यूज कर सकते हैं, डब्बा तो सब लोग पूरी फैमिली एक ही यूज कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। नहीं सर, जो आपने बताया था कोई पुराना जख्म भी कोई हुआ तो वो भी भर जाता है अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को जूस। पत्तियों में बिल्कुल उतनी ताकत है कि वो नासूर को भी हील करने के कैपेबल है। आयुर्वेद बोल रहा है मैडम, ये साइंस नहीं बोल रही है। साइंस की बातें बदलती हैं, आयुर्वेद कभी नहीं बदलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिमरन जी, थैंक यू सर। आगे हैं भावना जी। भावना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, नमो यस नमः। सर। हाँ, मैं पहली बार आपके सेशन में आई हूँ, मैंने पहले कभी नहीं सुना आपका। मैडम मैं सेशन लेता नहीं हूँ, एक्चुअली होस्ट रहता हूँ। आज मीना आंटी मेरे को बोले कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मैं होस्ट बनूंगी और आप मेरे साथ में स्पीकर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एवरी थर्सडे आना है आपको। हाँ जी हाँ, पक्का। मैं पहली बार आपके सेशन में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका रेमेडी। और मुझे ये बोलना था कि मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मेरा पेट हैवी लगता है। जैसे कोरोना की वजह से अभी बंद हो गया है सब बाहर आना जाना, तो मतलब पेट इतना साफ भी नहीं होता है, हमेशा वीकनेस बनी रहती है, हमेशा बॉडी पेन बना रहता है मेरा। तो अब आप क्या करेंगे, आप बताइए आप क्या करेंगे? आज आपने क्या सीखा? कमजोरी है, पेट साफ नहीं हो रहा है, एसिडिटी भी लग रही है, जी भी थोड़ा सा घबराता है। वमन करेंगे, वमन, बस बहुत सिंपल है। ऊपर का कटोरा नीचे का कटोरा साफ कर दीजिए। ऊपर का कटोरा वमन से 4-5 ग्लास गर्म पानी, कुकड़ू बैठना है, पीना है, 90 डिग्री एंगल पे झुकना है। आपकी 2 उंगलियां रूट जो है अपना टंग का उसको प्रेस करेंगे, पानी बाहर आएगा। जोर जबरदस्ती मत करें,
1 गिलास 2 गिलास जितना पानी बाहर आ सके आराम से, जितना पानी निकल जाए बाहर जाने दीजिए। अगर ऊपर से नहीं भी निकला पूरा पानी तो यूरिन से भी तो निकल ही जाना है। आपने बात समझिए, आपने जब पानी पिया तो आपका आमाशय का बैग खुल गया और अंदर उसकी लाइनिंग की सफाई हो गई। वो सफाई कोई दवाई नहीं कर सकती है। यस सफाई हो गई बस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमजोरी लगनी, आप देखेंगे उसी दिन चमत्कारिक लाभ, आपको आपकी कमजोरी गायब। अच्छा, जरूर अगले हफ्ते जरूर जुड़ना भावना मैडम। हाँ हाँ जरूर जुड़ेंगे। और मेरे हस्बैंड का भी पेट थोड़ा बड़ा, वो तो सुबह शाम दोनों टाइम वॉकिंग करते हैं, लेकिन फिर भी पेट कैसा ये थोड़ा बाहर निकल आया है। मैडम मैंने तो पहले ही बताया, कूड़ा है ये जो अंदर जमा किया है हाँ ना। वही आपका मैंने सुना, कूड़ा इसलिए है। पूछा। मैं 84 केजी का था जब मैंने ये सिस्टम को संयम बरतना शुरू किया और सफाई का काम अपने शरीर का शुरू किया। 16 किलो कम हो गया, आज मैं 68 किलो का हूँ। 68 केजीज का हूँ। जिन लोगों को मैं करताल में मिला वो मुझे कहने लगे कि आप तो बहुत पतले हैं, आपको वजन बढ़ाना चाहिए। मैं पतला ही अच्छा हूँ, बीमार तो नहीं हूँ। नहीं वो भी पतले हैं, मोटे नहीं है। ओके। मोटे नहीं है, पतले हैं, फिर भी उनका पेट अभी मतलब घर ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं। सुबह शाम वॉकिंग कंपलसरी जाते हैं, फिर भी आप पेट इतने निकल आया प्यार तो। से मत खिलाएं मैडम भावना जी, आप थोड़ा खिलाना कम करें। एक रोटी और थोड़ा सा और ले लो, थोड़े चावल, नहीं थोड़ा सा नहीं मत। सारा प्यार हिंदुस्तान में जितनी महिलाएं हैं ना, सारा प्यार अपना खाने में परोस देती, सारा प्यार। थोड़ा प्यार संभाल के रखें, बातचीत के लिए, मिलने के लिए, और खाने पे थोड़ा संयम करें। दोपहर का खाना जो है उनको कुदरती खिलाएं, ताजे फल, ताजे सलाद। सुबह उनको वमन करवा दें, सुबह शाम दोनों टाइम पे उनको रेगुलर बेसिस पे रिलीजियसली 1 महीने के लिए उनको एनीमा करवा दें। अच्छा, ध्यान जरूर बोलें उनको करें, ताकि जो यहाँ चल रहा है तनाव वो बिल्कुल रिलीज हो जाए। देखो जिंदगी बहुत बढ़िया है, इट्स वेरी सिंपल। आप और मैं, हम अपने खुद के डॉक्टर हैं। आप समझते हैं कि दवाई खाने से आप ठीक होते हैं? आपका शरीर उसको ठीक करता है। बहुत प्रयोग हुए हैं, दवाई कह करके दवाई के नाम से खाली ग्लूकोज की गोलियां खिलाई गई हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत प्रयोग हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर जी। नमस्कार, होस्ट कम गेस्ट सर। सर आज मैं होस्ट नहीं हूँ, आज मैं स्पीकर हूँ, बोलिए। आज होस्ट कम गेस्ट बने हैं मीना अग्रवाल। आपको उन्होंने इनवाइट किया है तो आप तो गेस्ट है ना आज के लिए तो। राइट सर, राइट। किरण जी मैं एक बात पूछना था, हाई बीपी के लिए भी क्या करना चाहिए? सर हाई ब्लड प्रेशर जो है ना, पहले उसको समझ लें, ये हाई फूड प्रेशर है। हाई फूड प्रेशर। ज्यादा नहीं खाता मैं सर। आप एक टाइम पे जो है वो ताजे फल, ताजे सलाद खाना शुरू करें। लंच में संयम बरतें, 5 चीजों से अपना शरीर बनाए, 5 चीजों को ठीक तरह से संतुलित आहार में लीजिए। आपको आकाश तत्व इंटरमिटेंट फास्टिंग से मिलेगा, आपको वायु तत्व रसों से, पत्तियों के रसों से मिलेगा, आपको अग्नि तत्व ताजे फल और ताजे सलाद से मिलेगा, आपको जल तत्व बनी हुई सब्जियों से मिलेगा, और आखिर में जो आप कह रहे हैं मैं कम खाता हूं, ये पृथ्वी तत्व आपकी सुबह की चाय के साथ में जो आप लेते हैं वो पृथ्वी है, सुबह के नाश्ते में जो आप लेते हैं वो पृथ्वी है, लंच में जो आप लेते हैं वो पृथ्वी है, शाम के नाश्ते में सर आप लेते हैं वो पृथ्वी है, रात के खाने में जो आप लेते हैं वो पृथ्वी है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते हैं वो पृथ्वी है। इतना नहीं चाहिए सर, ये एक्सेस हो रहा है। हम करेंगे सर, वापस करेंगे। संतुलित आहार का एक टॉपिक हम लोग दोबारा लेंगे, 2-3 एपिसोड में आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन एक बात समझ लीजिए, कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है तो उसका सिस्टम यही है कि आप अपने आहार पे संतुलन लगाएं, आहार को ठीक कर लें। हाई बीपी होने का एक ही कंडीशन होता है, रीजन उसका समझ लीजिए,
आपका हार्ट जो है जब पंप करता है ना, जब आपका दिल धड़कता है तो यहाँ पे उंगली लगाएंगे तो ये नस भी धड़कती है, ये टक 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 जो हो रहा है ना, ऐसे ऐसे करके जो नसें चल रही हैं। तो कहने का मतलब आपका पूरा जो हार्ट के साथ में जो जुड़ा हुआ पूरा नसों का सिस्टम है, वो नर्व्स भी सब पंपिंग का काम कर रही हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर में जो खुराक, जो न्यूट्रिएंट्स आपकी नसों का था, खास करके कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो रिक्वायर्ड थी चीजें, जो खुराक पहुंचनी चाहिए थी, हम लोग जो ताजे फल या ताजे सलाद या जो पत्तियों से लेते अपनी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स, उनकी कमी होने की वजह से वो जो लचीलापन था नसों का वो कम हो गया। आप बात समझ रहे हैं सबरवाल सर? आपका जो लचीलापन था नसों का वो कम हो गया, क्योंकि आपने अग्नि तत्व ठीक से नहीं लिया, क्योंकि आपने वायु तत्व ठीक से नहीं लिया। अब क्या होगा? अब पूरा दबाव आपके हार्ट पे, नसों का भी लोड जो था वो सब हार्ट पे। थोड़ा सा धीरेन भाई इससे भी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो चल रहा है ना किसान आंदोलन, तो मैं वीडियो बड़ी देखता रहता हूँ। ये जो है ये तो टॉप लेवल की चीज है। वीडियो देखते रहते किसान और सोशल मीडिया पे, तो उससे भी थोड़ा बहुत हो जाता है। चल बात ध्यान करते रहे सर, डेफिनेटली यू विल सी द रिलीज एंड रिलीफ इन दिस। मैं इतना आप लोगों को बता सकता हूँ, ये माध्यम से ये दिन, गुरुवार के दिन जो आप जुड़ेंगे, बूढ़ों को जवान बनाने का काम कर रहा हूं सर मैं। वो तो भी है सर। कहता हूं कि आप जो है 1 महीने के बाद में आकर के आप ही बोलेंगे, अब मेरे अंदर स्टेमिना बहुत बढ़ गया है, मेरे अंदर एनर्जी बहुत बढ़ गई है, मेरी सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं। 100% प्रैक्टिकल। बीमारी वैसे कोई चीजें नहीं है सर, मैंने अपने पे करके बैठा हूँ। नहीं, मैं क्या बीमारी वैसे कोई नहीं है, पूरी बॉडी चेकअप कराया था, जो रिपोर्ट दिखाई सारे कह रहे ये तो 25 साल के बंदे की है। आई एम 69। मैं 33 साल का था, 33 इयर्स का था, तब मैं 60 साल का हो गया था। तनाव की वजह से बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स थी, और आज मेरी उम्र बढ़ने पे मुझे लगता है मैं 15 साल का हूँ। एनर्जी बहुत बढ़ गई है। ये सब आपका सहयोग है सर, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। बेटी क्या करे, बेटी कुछ करे। सर कभी कभी लेफ्ट शोल्डर में पेन होता है, पता नहीं क्यों, थोड़ा ठंड लगती है या क्या है, लेकिन अगर ये मूवमेंट रहता है ना, इसका एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, तो वो सही रहता है। देखिए आपको मैंने बताया, वैसे तो बड़ा सिंपल है। जूसेस जरूर लीजिए, सफाई का काम सिट्रस बहुत बढ़िया करते हैं। आप जूसेस को और नींबू पानी को जरूर प्रयोग करें, 2 या 3 बार सिट्रस जाने दें, और दिन में रॉ और रात को पका हुआ, शाम के टाइम पे हल्का नाश्ता। बाकी तो ऊपर का कटोरा वमन से और नीचे का कटोरा एनिमा से। बड़ा सिंपल है, कीजिए, प्रयोग कीजिए, कुछ दिन कर लीजिए। बाकी की जानकारी और आपको मिलती रहेगी जैसे जैसे हमारे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे। वैसे तो पकड़ लेंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है। पूरा आपका हूँ सर। लेकिन सर आपने एक वो उसके बारे में सुना हुआ, लघु शंख प्रक्षालन? हाँ, तो मैंने वो किया था, शंख प्रक्षालन किया था। अब हुआ क्या, उसमें 3 दिन खिचड़ी खानी होती है, खिचड़ी और दलिया विद लॉट्स ऑफ देसी घी। और मैंने ये किया कि मैंने दूसरे दिन ही नॉर्मल खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो स्टमक इन्फेक्शन बहुत बढ़ता चला गया। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को लगा इन्फेक्शन है, उसने एंटीबायोटिक दिया, वो और एरोड हो गया। अच्छा, इसका ठीक पता कैसे हुआ? प्रेमनाथ जी और वेंकटेश आए थे ना जिसमें, तो वो और आयुर्वेदा वो ले गए प्लेनेट पे, तो इसके ठीक हो गया, कहते कुड़कुड़ हुआ, वो ठीक हो गया। वेरी नाइस। एक्चुअली में ऊर्जा तो बढ़ानी ही है, ध्यान तो करना ही है, लेकिन खाने पीने में संयम। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं जो ध्यान में बैठते ही सो जाते हैं। अगर अनाज कम डालें तो नींद नहीं आएगी, ये किसी ने नहीं बताया, ये मैं आपके माध्यम से आज लोगों को बता रहा हूं। आप 1 रोटी कम खाएं, आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। 1 रोटी सुबह की कम कर दें, 1 रोटी शाम की कम कर दें, और जो रोटी निकली है वो कहीं पे भगवान के लिए रोटी निकली ऐसा गिन करके किसी को खिला दें। थोड़ा सेवा करके देखें, देखें कितना मजा आता है।
हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेवा करें, जरूरी नहीं है कि आप ध्यान ही सिखा के सेवा करेंगे, आप एक रोटी से ही करके देखें। हमारे तो घरों के अंदर नियम बना हुआ है, पहली रोटी जो है वो गाय की, और वो क्या है, लास्ट रोटी जो है वो डॉगी की, कुत्ते की, है ना। तो निकाल करके तो देखें थोड़ा, आप अपने खाने में भी थोड़ा कम करें, अनाज को कम करें। अनाज ज्यादा जाता है तो प्रॉब्लम करता है, और सभी का ज्यादा जा रहा है, क्योंकि सुबह से लेके रात तक तो अनाज डालते जा रहे हैं। पृथ्वी तत्व इतना चाहिए नहीं, इतना भर भर के अंदर डाल देते हैं। संतुलित आहार लेंगे तो संतुलित शरीर बनेगा। बड़ा सिंपल है, जो आप डालते हैं वैसा ही दिखाई देता है। मल्टीग्रेन हो सर तो चलेगा ना, मल्टीग्रेन लीजिए, लेकिन एक्सेस मत कीजिए। मैंने आपसे बताया काजू बादाम भी बढ़िया माल है, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो वो भी सड़ेगा, तो मल्टीग्रेन भी सड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर 3 हैंड्रेस हो रहे हैं। सभी को बताना चाहूंगा कि कल सुबह से 6 बजे से पीएमसी गुजरात पे आपके लिए खास करके गीता का ज्ञान कैसा रहेगा। गीता का ज्ञान कल सुबह 6 बजे से आप सभी के लिए डॉक्टर एस रंजन के साथ में लेकर के आ रहे हैं। आप जरूर सुबह में 6 बजे जुड़ें। अभी रात को ज्यादा लेट करेंगे ना, लिली मैडम, मैं आपको कितने समय से जानता हूं, सीमा जी, सुनीता जी, मैं आप सभी के प्रश्न लेना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता ये भी हूं कि हम लोग सुबह में 6 बजे गीता में जरूर शरीक हों। मुझे थैंक यू, वाह सर, वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। श्री गीता हमारे देश भारत का गौरव है, शान है, आत्मज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान का माध्यम है। यस और डॉक्टर एस रंजन हमारे साथ ले रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया उनका ज्ञान बढ़िया तरीके से आप तक पेश करेंगे। तो पीएमसी गुजरात पे यही जूम के ऊपर में आप सुबह 6 बजे कनेक्ट करें, और आप गीता का ज्ञान भी पाएंगे और साथ में ध्यान भी पाएंगे। वाह सब सर, गुड न्यूज सर, गुड न्यूज, वेरी नाइस। हाँ जी, हाँ यस हम सब मिलकर बोलेंगे, है ना। आई एम हैप्पी, I am happy. I am healthy, I am happy. I am peaceful, I love you, I love you. all is well, All is well. all is well. All is well. Thank you everyone. Meena ji, thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you Dhiren sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Dhiren sir. Thank you. Thank you, Meena aunty. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you.